हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो बच्चे लोग कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो एंड बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आपके पेपर्स पास आ चुके हैं, आई नो। एंड आज आपका लेक्चर नंबर 2 आ चुका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या कर लिया था, है ना। थोड़ा समराइज कर लेते हैं, देन हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने बच्चों वेव्स के बारे में बात किया था। वेव क्या होती थी? एक टाइप का डिस्टर्बेंस होता था जो ट्रेवल करता था फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और वो डिस्टर्बेंस को हम क्या जानते थे बच्चों? एनर्जी, राइट। और वो डिस्टर्बेंस कई टाइप के हो सकते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, एक रस्सी में वेव बना रहे हैं, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस होता था हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते थे, करेक्ट। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उस टाइम हम क्या करते थे? हम कुछ बोल रहे हैं तो जो डिस्टर्बेंस हो रहा है प्रेशर का हो सकता है ना। एयर मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो डेंसिटी का चेंज हो सकता है। तो वहां पर जो वेरिएशन होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वो प्रेशर का भी हो सकता है एंड डेंसिटी का भी हो सकता है। इतनी चीज जानने के बाद हमने इसको फर्दर इसको क्लासीफाई किया था दो टाइप में, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, एंड फिर उसके बाद क्लासीफाई किया था डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, डिस्टर्बेंस के बेसिस के बाद हमने क्या देखा था? डिस्टर्बेंस में भी क्या था? ट्रांसवर्स वेव था और लॉन्गिट्यूडनल वेव था, है ना। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब साउंड वेव्स। ऐसा क्यों बोला मैंने? ट्रांसवर्स वेव बच्चों वो जब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या वाइब्रेशन है वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो, करेक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल हो। ठीक, इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमने एक जनरल इक्वेशन की बात करी थी। जनरल इक्वेशन मतलब एक्स और टी का एक फंक्शन होगी वेव। फिर उसकी कंडीशन देखी थी, क्योंकि सारे एक्स और टी के फंक्शन तो वेव नहीं हो सकते। फिर वो कंडीशन देखने के बाद हमने ये देखा था कि एक ऐसा फंक्शन जो ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में होगा वो हमारा वेव को शो करेगा। फिर उसमें भी कुछ कंडीशन थी कि y जो हमारा है वो सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर और वैल्यू ऑफ x एंड t, करेक्ट। और फिर वेव की स्पीड की बात की थी, आपको याद है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इतनी सारी बातें करने के बाद हमने ओमेगा, वेव नंबर के सारी चीजें बात करी थी, एंड एट लास्ट हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमने लिखी थी। ऐसी वेव की इक्वेशन जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक रस्सी पे मानिए बहुत सारी, मैंने एक वेव बनाई, उस पर रस्सी पे अनलिमिटेड पार्टिकल्स हैं, और वो सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे एसएचएम कर रहे हैं, और जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसी वेव जिसमें उसके सारे पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हो उसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलते थे। क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है? चलो उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं आज बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रिंग। हमने जैसे रस्सी है, रस्सी पे अभी रस्सी पे नहीं, हमने नॉर्मली एक एसएचएम के लिए या एक वेव इक्वेशन के लिए हमने क्या देखा था? उसकी स्पीड क्या होती थी वेव की, करेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम स्पेशली ट्रांसवर्स वेव किस पे बनती है? स्ट्रिंग में ही बनती है। तो स्ट्रिंग के लिए ही उसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं वेलोसिटी के या वेव की स्पीड के, कैसे निकाल सकते हैं, इसका अलग से एक तरीका है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद हम एनर्जी पर आएंगे कि वेव की एनर्जी क्या होती है, करेक्ट। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी चीजें जानेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे एनर्जी के बाद पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी हमको जरूर पता करना है। इंटेंसिटी पता लगेगी तभी बच्चों आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पर आ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज को जानने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए हमें ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एनर्जी जरूरी है पढ़ना। ठीक, देन इन सारी चीजों को जानने के बाद आफ्टर नोइंग इंटरफेरेंस हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस पे आएंगे, करेक्ट। तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक होने वाला है, और बिल्कुल ध्यान से समझते चलना। एक एक चीज अगर आप ये पूरा, अगर जितनी भी मान लो 1.5 आवर का अगर ये लेक्चर है या 2 आवर्स का, अगर आप पूरा भी एक टॉपिक तरीके से बैठ के देख लोगे ना, सारी चीजें, आपको एक एक चीज मैं गारंटी देता हूँ सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले एक जरूरी चीज जो मैं हमेशा बोल रहा हूं, एसएचएम पढ़ लो बच्चों अगर नहीं पढ़ा है। इससे पहले जाइए एसएचएम पढ़िए, उसके बाद वेव पर आइए। और जिसने एसएचएम पढ़ लिया है और वेव का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करिए पढ़ ले 11th वेव्स लेक्चर 1, आपको मिल जाएगा। वहां पे पढ़ के आइए, देन इसके बाद आपको इस लेक्चर में समझ आ जाएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमें दिया गया है वो क्या है? स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रिंग। तो भैया स्ट्रिंग क्या होती है? एक रस्सी होती है। अब रस्सी पे भी वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, वो कैसे वेरी करती है उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और अब जो एक्सप्रेशन हम निकालने वाले हैं वो आप केवल और केवल स्ट्रिंग पे लगाएंगे। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, रस्सी पे लगा दो, वायर पे लगा दो, या आप ये मानिए गिटार के तार होते हैं, अगर उन पे हम लोग ऑसिलेशंस कराएं या वेव प्रोड्यूस कराएं उस पे लगाइए। रबर होती है, रबर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और पे ये नहीं लगेगा। अगर आप बोलोगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर एग्जांपल साउंड वेव उस पर लग जाए, नहीं लगेगा।
किस पे लगेगा, केवल और केवल ट्रांसफर वेव, और वो भी स्ट्रिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई हुई। ठीक है, चल आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैंने यहां पर एक रस्सी ली, ठीक है, रस्सी ली, ये रखी है मेरी रस्सी, चल, और मैंने एक रस्सी और ली जो इससे थोड़ी मोटी ली। ठीक, आप मुझे एक चीज फील करके बताओ बच्चों, फील करके बताओ, इस रस्सी में, अगर इस रस्सी में मैं एक बम्प दूं, बम्प ऐसे, और एक इस रस्सी में बम्प प्रोड्यूस करूं, तो वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। चलो बढ़िया, आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मान लो इसका मास m है, कैपिटल M, एंड इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, एंड वी आर अज्यूमिंग कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो इसका मतलब ये भारी रस्सी है और ये हल्की रस्सी है। चलो आप मुझे एक चीज बताओ, फील करके बताओ, अगर मैं भारी रस्सी पे ऐसे बम्प मारूं और वो उसकी मैं देखूं कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है बम्प, या मैं हल्की रस्सी पे मारूं तो कौन सी ज्यादा स्पीड में तेज से जाएगी, बताओ। जैसे आप जिम वगैरह में भी जाते हो तो आपने देखा होगा, अपन लोग करते हैं अपना वर्कआउट, तो रस्सी होती है 2 टाइप की, राइट, तो उसमें भी आपने वेव्स को देखा होगा कभी कभी, तो हमको वो वेव्स जाती हुई दिखाई देती है, हमको दिखता है ये जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम होती है उस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि रस्सी भारी है, आप ज्यादा स्पीड में कर ही नहीं पा रहे हो, और दे भी रहे हो बम तो बहुत स्लोली वो ट्रेवल कर रहा है। वहीं अगर वो रस्सी अगर हल्की हुई, मानिए वो स्ट्रिंग हल्की हुई, तो आप धड़ाधड़ दम से देते चले जाओगे, और जैसे ही करोगे तो वो भी दिखेगा आपको कितनी तेजी से दीवार में जा जाके वो स्ट्रिंग का जो बम्प आया है वो लगेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक चीज तो दिख रही है बच्चों, क्या दिख रही है सर, मैं बताता हूं ना, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो वेव की स्पीड है, ये वेव की जो स्पीड है, मैं स्ट्रिंग की स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में वेव की स्पीड अगर मैं v मानूं, तो जो वेव की स्पीड है कहीं ना कहीं मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। अरे स्मॉल m और कैपिटल M मत मानो, इसको हटा दो, आपको हल्का और वो पता लग रहा है ना, ये मोटी स्ट्रिंग है, ये पतली स्ट्रिंग है, इसका मास ज्यादा होगा, इसका कम, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जिसका मास ज्यादा उसमें स्पीड कम, और जिसका मास कम उसमें स्पीड ज्यादा। पहली चीज ये क्लियर हुई, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, एक चीज मैंने और जानी, क्या, मैंने बोला मानिए मैंने एक कोना पकड़ा और वहां पे दीवार पर, ये दीवार पर मैंने एक रस्सी के एक एंड को बांध दिया और दूसरे एंड से मैंने यहां पकड़ रखा है, ठीक है, यहां पर मैंने एक एंड से पकड़ रखा है, समझ गए आप, ये पकड़ रखा है, चलिए, और इसको मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, एक छोर को मैंने कहां बांध दिया बच्चों, एक एंड को दीवार पर, और दूसरे एंड को मैंने टाइटली पकड़ा हुआ है, करेक्ट, ठीक है। सेम मैंने क्या किया, एक केस और लिया, वहां पर मैंने दीवार पर बांधा, किसको, स्ट्रिंग को, एंड मैंने क्या किया, उसको हल्का सा झुला दिया। अब एक बात बताओ, किसी स्ट्रिंग को टाइटली पकड़ूं और मैं थोड़ा आगे आ जाऊं तो वो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, रस्सी, करेक्ट, तो उसी हिसाब से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो मैक्सिमम है, मतलब बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से टाइटली खींच के रखे हो तो ये स्ट्रिंग टाइट है, तो मतलब इस पर टेंशन ज्यादा है, और इस टाइम आपने क्या कर दिया, इसको ढीला करके इस पे लगने वाली टेंशन को आपने कम कर दिया है। तो बच्चों जब आपने इसकी टेंशन को कम कर दिया है, अब आप इसमें एक वेव प्रोड्यूस करिए और एक इसमें वेव प्रोड्यूस करिए। कैसे करोगे, ऐसे बम मारते रहो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिसमें टाइटली पकड़े हुए हो ना, उसमें तुरंत जाती हुई आपको दिखाई देगी ऐसे जुम जुम, है ना, ऐसे आती हुई सीधा जुम, और जो हल्की वाली है उसमें आपको बम्प दिखेगा हल्का सा, तो धीरे से ट्रेवल, पता लगा बीच में ही गायब हो जाए, हल्का सा ट्रेवल। तो कहीं ना कहीं मुझे यहां से एक चीज और पता लगी कि जो मेरी वेव की स्पीड है वो कहीं ना कहीं टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर टी इज टेंशन। भाई जितना ज्यादा टाइट रस्सी पकड़ोगे उतनी ज्यादा टेंशन होगी, उतनी स्पीड में हमारी वेव भागेगी, करेक्ट। तो यहां हमने एक्सपेरिमेंटली ये दोनों चीजों को जब देखा, दोनों चीजों को, तो हमें जो वेव की स्पीड मिलती है बच्चों वो मिलती है v इक्वल्स टू √T/μ। बता रहा हूं मैं म्यू क्या होता है, बता रहा हूं, क्योंकि आप बोलोगे सर मास बताया, टेंशन बताई, और अब ये म्यू कहां से आ गया। बच्चों म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ किसका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लिख दिया लो, करेक्ट। और हमें टी तो पता ही है बच्चों, टी क्या है, टेंशन, और ये क्या है बच्चों, वेव स्पीड, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर जो स्पीड है वो है ये बच्चों। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई। तो यानी अगर मैं किसी रस्सी को बहुत टाइटली पकड़ा हूं तो उसमें टेंशन ज्यादा, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड बढ़ेगी। और वहीं अगर म्यू
देखो बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ बोलो या मास बोलो, बात तो मास की हो रही है, करेक्ट। तो मतलब म्यू जिसका ज्यादा मतलब उसकी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा, मतलब वो भारी, और वो भारी तो मतलब उसकी स्पीड कम। ये होती है वेव की स्पीड ऑन स्ट्रिंग, जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। और ये किसी भी चीज पर डायरेक्टली मत लगा देना, कोई चीज जो वायर है, कोई चीज जो वायर है उसके ऊपर लग सकती है ये, करेक्ट। समझ आया? आगे बढ़े, चलो इस चीज का एक क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन करते हैं, एक मैंने खुद से लिख रखा है और एक मैंने लिया हुआ है, तो अपन दोनों क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं आपको इस चीज को कितना क्लियर हुआ है। आइए चलिए इस क्वेश्चन को करके देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए, इफ द मास ऑफ 0.72 मीटर लॉन्ग स्टील वायर इज 5 × 10⁻³ kg, then the speed of produced transverse waves on the wire under 60 न्यूटन टेंशन in the wire is। देखो पहले तो बोल रहा है एक वायर है, मैंने बना दिया वायर, मुझे क्या मतलब है, उसकी लेंथ क्या दी हुई है 0.72 मीटर्स। बोलो कुछ गलत बोला? नहीं। इसका मास क्या दिया हुआ है 5 × 10⁻³ kg। बोलो सही है? बिल्कुल सही। चलो अब वो बोल रहा है देन द स्पीड ऑफ प्रोड्यूस ट्रांसफर वेव। ठीक है, अगर मैं इसमें एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करूं तो उसकी स्पीड क्या होगी जब उसमें टेंशन 60 न्यूटन है, जब उसमें टेंशन 60 न्यूटन है। तो इसको तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों, बताएगा कोई? सर अभी आपने बताया कि स्पीड क्या होती है √T/μ। और म्यू क्या होता था बच्चों? म्यू होता था सर, म्यू होता था मास पर यूनिट लेंथ। तो मास क्या है इस वायर का 5 × 10⁻³ kg, और लेंथ कितनी है 0.72 सर। ओके ठीक है, तो म्यू आ गया। तो यहां से अपन वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं वेव की। क्या आएगी बच्चों, √T क्या है हमारा 60 न्यूटन होल अपॉन म्यू कितना है 5 × 10⁻³ होल अपॉन 0.72। बोलो सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसे लिख दूं, देखो 60 ये चीज ऊपर आएगी 0.72 होल अपॉन 5 × 10⁻³। बोलो सही है? चलो देखो v = अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं 60, इसमें से मैंने पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे जाएंगे, 72 होल अपॉन 2 0 नीचे आ गए, करेक्ट। ये -3 है तो ऊपर कर दूं मैं 10⁻³ अरे -3 ऊपर जाएगा तो 3 बचेगा और नीचे 5 तो है ही, करेक्ट। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एंड ये 5 2 टाइम्स ये भी जाएगा, तो कितना बचेगा ये v = √60 × कितना बचेगा बच्चों, 2 का इंटू कर दो 144। 144 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 12, और 60 को क्या लिख सकते हैं अपन 15 × 4 42 2 × 15। तो यहाँ से आपकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 24√15 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये क्लियर हुआ? कैसे निकाला, कैसे निकाला? क्लियर हुआ पक्का? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है, वो देखिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, आपके मास लटके हुए हैं, इसका मास कुछ दिया हुआ है m, इसका भी मास m दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हमसे बोला है कि ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, देखो आपको दिख रही है एक स्ट्रिंग ये है, एक रस्सी ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी रस्सी है, ये भी रस्सी है, ये भी। इन दो को उसने पॉइंट आउट कर दिया AB और CD। उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, सारी जो रस्सी हैं उसका म्यू कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट। मतलब समझ गए? इसका कहने का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब जितना मास है और जितनी लेंथ है सब सेम है उनका, ठीक है। तो हर किसी का म्यू सेम है। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है अगर AB स्ट्रिंग में जो स्पीड है वेव की वो v1 है और CD स्ट्रिंग में जो स्पीड है वो v2 है, तो हमसे रेशो पूछ लिया उसने, बता दीजिए रेशो v1/v2, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए AB के अंदर जो स्पीड है वो कितनी है v1, उसको अपन कैसे निकालेंगे अंडर रूट T1/, चलो पहले अपन टेंशन ही निकाल लेते हैं, इसमें सारी चीजें साइड में कर दो, टेंशन निकाल लो बच्चों। इसमें अगर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जो क्या लगेगा, ग्रेविटी का लगेगा, उसको नीचे खींचेगा mg, तो इसमें प्रोड्यूस होने वाली टेंशन T मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम रस्सी है तो इसमें भी टेंशन T, और ये भी T, तो इसकी भी ये सेम रस्सी है T। अब बच्चों ये तो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पता लगेगा, पुली डायग्राम है ना, देख रहे हो आप कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया। अगर IIT चाहे
तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के यहाँ पटक सकता है। अब वो यहाँ से वेव भी क्लियर करा देगा आपका और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी। करेक्ट। चलो तो ये भी टी। अब सुनना, ये दो टेंशन लग रही है टी और ये सेम पुली है, तो नीचे वाली रस्सी पे कितनी लगेगी 2t। ये भी सेम रस्सी है तो इसमें कितना 2t। अब ये 2t ये 2t, तो ये कितना हो जाएगा 4t। बोलो समझ आया? ठीक है। अब मैं ये v1 की जगह यहां पर डायरेक्टली लिख दूं। ठीक है, तो टेंशन कहां का आएगा? जब ए बी की बात कर रहे हैं तो यहां की स्ट्रिंग में टेंशन टी, म्यू सब जगह का कांस्टेंट। ठीक है। v2 की बात करूं, v2 कब की बात कर रहा है वो cd की, इसमें टेंशन 40 और म्यू सबका कांस्टेंट बोल दिया उसने। चलो तो यहां से आपका निकल जाएगा v1/v2। करिए क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस, रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस बस दिस कैंसिल होगा तो अपना बचेगा 1/4। रूट कैंसिल नहीं होगा, रूट के अंदर ही आएगा ये सारा चीज। करेक्ट। चलो तो v1/v2 कितना आ जाएगा 1/2। अरे ये चीज समझ आई क्या लिखा है? देखो यहाँ देख लो, v1/v2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t1/μ इंटू 4t इंटू म्यू। बोलो ठीक है। यहाँ से म्यू गया, टी से टी गया, क्या बचेगा रूट में 1/4, वो कितना बचेगा 1/2। यहाँ से v1/v2 हमारा निकल के आ गया। इतनी चीज समझ आई? पक्का? आगे चलें, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ये तो वेव की स्ट्रिंग है, आप डायरेक्टली इजीली इसके आंसर्स निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज आने वाली है ना बहुत बेहतरीन आने वाली है। अब फील वाली चीज आएगी, फील आएगी आपको मस्त। चलो अब आ गई है बच्चों हमारी एनर्जी इन स्ट्रिंग, एनर्जी ऑफ वेव, सॉरी एनर्जी ऑफ वेव। तो बच्चों अब हम आज बात करने वाले हैं कि वेव के अंदर एनर्जी क्या होती है। आपने इससे पहले एनर्जी किसकी पढ़ी थी? लास्ट चैप्टर में एसएचएम की पढ़ी थी, वो कंजर्व आती थी। वेव की एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है वो हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए मुझे एक चीज बताइए बच्चों, सिंपल सी बात तो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, वही वेव प्रोड्यूस कराई सबसे पहले। मेरा काम तो एक ही है अभी, वेव प्रोड्यूस कराना। कैसे कराई देखो, ऐसे, ठीक है, समझ गए? चलो बढ़िया बात है। अब ये कैसे कराई होगी? अरे इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो? मान लो एक एंड पे खड़ा हूं मैं, मैंने यहां से रस्सी ली और रस्सी लेके ऐसे 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 ऊपर नीचे करना चालू, खत्म। तो ऐसे कुछ ना कुछ वेव प्रोड्यूस हो गई मेरी। चलो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, वेव क्या होता है? वेव क्या होता है? वेव होता है डिस्टरबेंस का ट्रेवल करना, ठीक है। और हमने क्या माना है? ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मानी है बच्चों। कौन सी वेव है जी? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। करेक्ट है, समझ आया? चलो अब मुझे एक चीज बताइए, जब प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है और मैंने क्या माना है ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं पहले आपके लिए? बताइए क्या होगी? y = a sin, जब पॉजिटिव एक्स में मतलब ट्रेवल करती है तो साइन क्या होता था? ए एक्स और बी टी का अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तभी तो पॉजिटिव में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे साइन में अपोजिट लिख दूं, क्या लिख दूं? के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दूं? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। सही बात है सर, आपने सही लिखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या हो गया? हार्मोनिक वेव का मतलब इस पे जो करोड़ों पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे एसएचएम। अगर मैं स्पेसिफिकली इस पार्टिकल की बात करूं, मान लो यहाँ वाले पार्टिकल की, तो ये अपनी जगह पे क्या करेगा बच्चों? एसएचएम करेगा। अगर मैं यहाँ वाले पार्टिकल की बात करूं, ये भी एसएचएम कर रहा होगा। तो इसका मतलब मेरी जो वेव है उसमें ट्रेवल कर रही है एनर्जी। और अगर किसी पार्टिकल की बात करूं, वो अपनी जगह पे एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी इक्वेशन आती थी, इसमें ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होता था। बोलो बताओ, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट होता था। अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो वो तो मैं एसएचएम से ही निकाल सकता हूं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल ऑटोमेटिकली हार्मोनिक वेव है ही भैया, पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहा है अपनी जगह पे। तो उसके लिए मैं जब वेलोसिटी निकालूंगा वो तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं। पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या आएगी? ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया बच्चों? ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को एसएचएम पड़ा हुआ है, और ये पार्टिकल की अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं डायरेक्टली एसएचएम से निकाल लूंगा। क्यों? वो पार्टिकल तो, अगर मैं किसी डिस्टेंस पे जाके इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो वो तो टाइम के साथ एसएचएम ही कर रहा है। करेक्ट।
इसका अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन भी बता दूंगा, है ना, कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? बच्चों इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्लीज, हाँ इतना में नहीं होनी चाहिए, कोई एसएचएम अपना पढ़ा हुआ है, करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ, क्या इस, मान लो इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी, मैंने चलो वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिख दिया, क्या इस पार्टिकल की एनर्जी मैं एसएचएम की एनर्जी से निकाल सकता हूं? एक बार सोच के बताओ बस हल्का सा। द आंसर इज नो। क्यों नहीं निकाल सकता? बच्चों एसएचएम के केस में क्या करता था, देखो एसएचएम की जब अपन लोग एक ग्राफ बनाते थे, है ना, तो ये क्या होता था, ये एक्स होता था और ये क्या होता था, टाइम होता था, टाइम से वेरी करता था ये, है ना, टाइम से वेरी करता था। तो उसमें एक्चुअली होता क्या था, उसमें पार्टिकल, एक पार्टिकल होता था जो एसएचएम कर रहा होता था, है ना, तो वहां तो हम डायरेक्टली निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या अकेला एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? नहीं, यहां पे हजारों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। अब दिक्कत कहां आ रही है पता है, ये पार्टिकल मान लो ये ग्रीन वाला ये एसएचएम करना चाह रहा है, लेकिन इसके बगल वाला भी तो होगा एक पार्टिकल, इसके बगल वाला वो भी तो एसएचएम कर रहा होगा, इसके बगल वाला भी तो एसएचएम कर रहा होगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगल बगल वालों की वजह से एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस या लोचा होगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि वो अकेला पार्टिकल नहीं है जो एसएचएम कर रहा है, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करा रहा है, और अब डिस्टर्बेंस किस चीज का आ रहा है, अगल बगल वाले पार्टिकल का। तो इसलिए इस बार एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और कुछ अलग आएगी, और हम एसएचएम से नहीं निकाल सकते। बोलो क्लियर हुई इतनी बात? चलो इतनी बात क्लियर हुई तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि एसएचएम में क्या चीजें होती थी? हल्का सा बता दो जिससे आपको चीजें और क्लियर अच्छे से समझ आएंगी। देखो एसएचएम में हमें क्या पता था बच्चों, ये चीज तो पता ही थी ना कि एक मेरी मीन पोजीशन होती थी सर, बिल्कुल x इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम क्या होती थी, x इक्वल्स टू प्लस ए एंड x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी एसएचएम में, बिल्कुल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस टाइप का ग्राफ आता था? सॉरी उल्टा आएगा, गलत बनाया है। मैक्सिमम बोला है, x इक्वल्स टू 0 पे 0 हो ही नहीं सकती वेलोसिटी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो कुछ इस टाइप का आएगा बच्चों। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का है, देख लो x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम और x इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए पे वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो गई। और सेम इसका अपोजिट क्या आ जाता था हमारा ग्राफ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि ये आप अच्छे से समझ चुके हो कि जिस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मेरी मैक्सिमम होती थी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी एसएचएम के केस में, और जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी। ये मेरे एसएचएम के केस में होती थी। लेकिन बच्चों अभी पता है वेव के केस में क्या आने वाला है, जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ये वेव में आने वाला है, समझ आया? अब वो कैसे आएगा, कैसे हम करेंगे उसको अब हम देख लेते हैं। बोलो इतनी चीजें समझ आई? ये चीज क्लियर हुआ ना कि एसएचएम की जो एनर्जी है उससे हम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएटेड हो रहा है, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? आगे बढ़े, करेक्ट। चलो अब सुनो, अब हम जो करने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले वेव की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो मत बताओ, मैं पहले वेव बना देता हूं आपके लिए। आपसे पूछूंगा, कहोगे सर आप हमसे ही पूछते रहोगे, हैं आप खुद नहीं करोगे? सर हम सर पढ़ने आए हैं, आंसर देने नहीं आए हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी एक वेव बनी हुई है। कैसे बनाई है बार बार बताना पड़ेगा? नहीं बताएंगे। कैसे बनाई है कोई बताएगा? ऐसे पॉजिटिव एक्स में मैं मोशन करा रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये बना दी मैंने। चलो बढ़िया है, बढ़िया बनी है। चलो ठीक है, ये कंटिन्यू होती जा रही है, एट द एंड ऐसे होती चलेगी। चलो अब सुनना बच्चों, और इससे पहले की कंडीशन क्या रही होगी जब मैंने वेव नहीं बनाई होगी? वो कुछ ऐसी रही होगी, ये रहा स्ट्रेट वायर। बोलो इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल क्लियर समझ आई इतनी चीज? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है नॉर्मल, जब मैंने इस पर कोई मोशन या कुछ भी नहीं करा, और मैंने उसके बाद क्या किया, इसमें एक बम्प दिया, बम्प ऐसे एक नहीं, फिर मैं देता ही चला गया ऐसे 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 ऐसे, तो ये वेव बन गया। ठीक है, वेव बन गया। चलो अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। अब सुनना, मैंने जब इसे बम्प दिया तो मान लेते हैं
मैं किसी एक छोटे से डिस्टेंस की बात कर लेता हूं। ये तो आप सभी को पता है ना, ये y होता था और ये x होता था। तो मान लेता हूं मैं किसी छोटे से स्ट्रिंग के किसी छोटे से हिस्से को मैं अज्यूम कर रहा हूं, ले लेता हूं, इतना छोटा कि उसमें केवल एक पार्टिकल होगा, ये मान लेता हूं। ठीक है, तो मान लेते मैंने इसको यहां लिया, यहां ये हिस्सा ले लिया मैंने, मान लो dx। ठीक है, छोटा सा स्ट्रिंग का हिस्सा लिया। अब सुनना बच्चों, ये छोटे से हिस्से पे अगर मैं एक बंप मारूंगा तो मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने क्या किया है, उसको डिस्टरबेंस क्रिएट कराया है, इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कराया है। और मैंने डिस्टरबेंस में क्या कराया, एक तो मैंने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी है स्टार्टिंग वाले, जिससे वो ऊपर नीचे जुम 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 करने लग गया, और एक मैंने टेंशन भी प्रोड्यूस करी है उसमें। कैसे करिए बताता हूं। देखो, जब ये वायर एक वेव में कन्वर्ट हो गया तो इस वायर की पोजीशन कहां रही, जब ये dx पे था, देखो इसकी पोजीशन कुछ ना कुछ ये हो गई dl। अभी ये वायर अनस्ट्रेच्ड था क्योंकि इस पर कुछ भी काम हमने नहीं किया था। बोलो इतनी चीज क्लियर है। और जैसे ही मैंने इसमें वेव प्रोड्यूस करी तो ये वायर कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो गया। आपको दिख रही है, ये जो dx है उससे तो ये बड़ा ही होगा। इतनी चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। अब सुनना, मैं बता रहा हूं आपको, मान लो ये dx है, तो वेव प्रोड्यूस होने के बाद थोड़ा सा वायर स्ट्रेच हो गया। अब सुनना, स्ट्रेच क्यों हुआ, वायर स्ट्रेच हो जाता है, ये नई चीज आपके सामने आई है। देखो एक चीज बताओ, आपने जैसे बम प्रोड्यूस किया तो आपने क्या किया, उसको मोशन दिया, उसको डिस्टरबेंस दिया, तो आपने दो चीजें करी। एक तो उसको वेलोसिटी दे दी पार्टिकल को ऊपर नीचे होने की, करेक्ट। और आपने एक काम क्या किया, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस कर दिया बच्चों, टेंशन। समझ आया? टेंशन प्रोड्यूस किया। कैसे किया, जैसे इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा उसी की वजह से बच्चों, उसी की वजह से ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, ये टी, ये टी। आप मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है, टेंशन समझ आया कैसे, आपने मारा होगा ऐसे करके, तो उसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो स्ट्रेच हो रही है इधर, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है टेंशन की वजह से। अब वो टेंशन कैसे आया, वो आपने दिया है। अब मेरी एक चीज बताना बच्चों, अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, ये मेरी स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहा हूं आपसे। क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, जिससे आपको और अच्छे से फील आएगा। सुनो, मान लो ये मेरा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बच्चों, ठीक है, अच्छा खासा रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे F, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई। ठीक है, कितनी स्ट्रेच हो गई, कुछ x स्ट्रेच हो गई, कुछ x स्ट्रेच हो गई। अब मुझे बताइए स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती थी बच्चों, स्ट्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता था, क्योंकि जब भी आप उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे तो उसके पार्टिकल्स बोलते थे हम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम नहीं हिलना चाहते, वापस आओ, तो ये वापस बुलाता था। तो आपने क्या किया है बच्चों, आपने जो फोर्स किया है ना, उसकी वजह से स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई, और जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर सेव हो जाएगी। आपने स्प्रिंग पर जो काम किया है, उसको खिसका के वर्क डन, फोर्स और उसको डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, वो एज अ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा। समझ आया? अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर आप इस पे वर्क करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? करा रहे हैं। कैसे? स्ट्रेच कराया। स्ट्रेच कौन कर रहा है? इस फोर्स टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, इतने से हिस्से की वायर में, है ना। जब ऐसा नॉर्मल सा था, जब इसमें आपने बंप मारा होगा तो यहां से कुछ ना कुछ स्ट्रेच हुआ होगा, और वो जो स्ट्रेच होके आया है, वो जो स्ट्रेच होके आया है वो टेंशन टी की वजह से। अब सुनो, ये आपने ही कराया स्ट्रेच या किसी और ने? हमने। कैसे? हम ही ने तो बंप मारा था बच्चों, तभी तो ये स्ट्रेच हुआ है, करेक्ट। तो कुल मिला के जो टेंशन आई है वो हमारी वजह से आई है, और इस टेंशन की वजह से स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कराई है। अब सुनो, अब इसमें हमने क्या किया है, एक वर्क डन कराया है। वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रेन किसकी वजह से होगा? टेंशन की वजह से। तो यहां में लिख दो टेंशन की वजह से, बाय टेंशन फोर्स। अब टेंशन हमने प्रोड्यूस किया वो हमें पता है, लेकिन स्ट्रेचिंग हमारे फिजिक्स में क्या देखी जाएगी? किसी फोर्स की वजह से, ठीक है। वो क्या होगा? फोर्स। फोर्स क्या लगा बच्चा? टी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, मतलब स्ट्रेचिंग कितनी हुई? अब मुझे एक चीज बताना, इनिशियल लेंथ dx और स्ट्रेच होकर dl हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा यहाँ पे बच्चों? सही से बताना, dl माइनस dx लिखूंगा। बोलो सही लिखा है? पक्का? चलो अब एक चीज बताना,
पार्टिकल तो पहले अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, और इस स्ट्रिंग की वजह से जो हमने उसको वेलोसिटी दे दिया, उसमें जो भी टेंशन वेंशन लगाया, उसकी वजह से पार्टिकल भी तो डिस्प्लेस हो गया। इतना कहाँ पे, यहाँ आ गया कहीं ना कहीं, यहाँ। तो ये कितना डिस्टेंस आया है, ये आ गया है मेरा dy डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको dy लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई भी कैसी भी दिक्कत बता दो, dy लिख दिया। ठीक है, इसको, इस डिस्टेंस को, करेक्ट। चलो अब एक चीज देखो, क्या मैं यहाँ पे dl को ये लिख सकता हूँ अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं, करो पुट। अब सुनना, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, इक्वल्स टू du। अभी बताया आपको स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट से कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, स्प्रिंग में स्ट्रेच किया है टेंशन की वजह से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। किसकी, इस स्ट्रेच्ड वायर की। हम इतने छोटे से स्ट्रिंग के हिस्से की बात कर रहे हैं जिसमें हमने मान लिया है कि एक ही मुश्किल से पार्टिकल होगा, उसमें क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुई, और जो स्ट्रेचिंग हुई है, तो जो स्ट्रेचिंग में किसकी वजह से हुई है, टेंशन। तो उस टेंशन ने जो वर्क किया है इसके ऊपर, इसको डिस्प्लेस करने के लिए dl माइनस dx जो इसने डिस्प्लेसमेंट दिया हल्का सा, उसकी वजह से इस वायर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई। एक लाइन में सब बोल दिया, आ गया फील। चल, तो यहाँ पे मैं क्या इसको ये लिख दूं डायरेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं वर्क डन की जगह du से चालू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो du इक्वल्स टू t, dl की जगह क्या लिख दूं, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और माइनस dx ऑलरेडी है। अगर इस पूरी इक्वेशन में से मैं dx कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास, du इक्वल्स टू t dx, ये क्या बचेगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 1। बोलो इतनी चीज समझ आई, पक्का पक्का समझ आया। चलो आगे बढ़ते। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, एक चीज बताना, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो dx मैं ले रहा हूं ये वेरी स्मॉल है, और अगर ये छोटा सा है, और मैं ये वेव्स को जो बात कर रहा हूं वो भी मैं स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहा हूं बच्चों। हम जो स्टडी करते हैं वो स्मॉल ऑसिलेशंस की करते हैं, ना कि बड़े बड़े। समझ आ रही है चीज, छोटे ऑसिलेशंस की बात करते हैं। तो अगर मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, छोटे से स्ट्रिंग के हिस्से की बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी बहुत छोटा है। तो मैं क्या यहां से ये भी बोल दूं, एंड dy इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज बता सकता हूं, क्या dy बाई dx जो भी है मेरा वो भी बहुत छोटा होगा छोटा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, क्या आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ओपन करते हैं इसको कब, जब x बहुत 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 छोटा होता है 1 से। तो ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको मैं उससे कन्वर्ट कर दूं, कर दो। देखो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है बताएगा कोई, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n है, x की पावर n नहीं, रुको, ठीक है। चलो अब सुनना, x यहां पे किसको माना है, dy बाई dx का होल स्क्वायर, और n किसको ट्रीट करेंगे, ये अंडर रूट जो है ना 1/2 वो n है। तो अब इसको रखो इसमें जरा, तो क्या आएगा देखो, du इज इक्वल्स टू t dx, और ये क्या आएगा देखो 1 प्लस n 1/2, और x क्या है मेरा, dy बाई dx का होल स्क्वायर। समझ आया, समझ आई चीज। ये जगह नहीं बची तो मैंने थोड़ा सा मिटा दिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 2 1, और ये -1 तो मेरा ऑलरेडी बचा था। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, पक्का। भाई वाले डर तो नहीं गए, क्या हुआ है डरो नहीं, सब पता लगता जा रहा है, इसी वजह से तो मैं करता हूँ आपके लिए। अदरवाइज फिर मैं तो सटासट बोलूंगा मैथ्स वाले बच्चे करते, चलो रुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं ये होता ना सीन में, झुकेगा नहीं साला। अच्छा चलो आओ इस पे आओ, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस dx को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, देखो ध्यान से, du अपन dx इज इक्वल्स टू t बाई 2 dy बाई dx। बोलो ठीक है, इतनी चीज ठीक है। चलो मैंने इस वेव को क्या बोला था बच्चों,
एक ऐसी प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव जो पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रही है। तो क्या उसकी इक्वेशन मुझे कोई लिख के दिखाएगा? बिल्कुल, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स, प्लस करूं कि माइनस? पॉजिटिव एक्स में जा रही है, प्लस करूं माइनस? बच्चों अगर साइन सेम कर दूंगा तो वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाती है, और साइन अपोजिट रखूंगा, भले ही इसको नेगेटिव कर दूं माइनस के एक्स को, आगे वाले को पॉजिटिव, तो भी वो पॉजिटिव में जा रही है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज माई प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव विच इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? पक्का? इसमें प्लस 5 करना है कर लो आई एम सॉरी, करना है कर लो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो खैर नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, करना है कर लो, उसके हिसाब से कर लो या नॉर्मल कर लो, मैं नॉर्मल से करके दिखा रहा हूं। तो अभी के लिए अपनी इक्वेशन क्या बनी बच्चों? अभी अपनी इक्वेशन ये बनी। अब सुनो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। du अपॉन dx क्या आ गया मेरा? t/2 dy बाय dx का होल स्क्वायर, यही है देखो, t/2 dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब सुनना, y मेरे को पता ही है बच्चों, y क्या आ गया मेरा? y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई dx आ जाएगा मेरा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, करो इसको जरा। तो dy बाई dx अगर मैं कर दूं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? एक तो इसका कॉस बन जाएगा और ये x की टर्म में से बाहर निकल आएगा, तो a के, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ जाओगे। देखो मैं बताता हूं, पहले इसका डिफरेंशिएट करो, a साइन का कॉस, ये आ गया कॉस, ठीक है। फिर उसके अंदर जाओ, इसमें इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि t और ओमेगा है, वो दोनों कांस्टेंट मांगा है, x के टर्म में डिफरेंशिएट किया है, और x का कांस्टेंट क्या है? k, वो बाहर आ गया। बोलो इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल। क्या मैं इसको इसमें रख दूं? बिल्कुल रख दूं। तो देखो, तो du अपॉन dx जो मेरे पास आ गया, अब वो कितना आ जाएगा? t/2, अब dy बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर k स्क्वायर कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज क्लियर है? चलो अब सुनो, मैं दो चीज लिख रहा हूं बच्चों, दो चीज। इस वेव में अगर वेव की स्पीड मांगू तो बता दोगे? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी वेव स्पीड। देखो मैं दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको। वेव स्पीड v, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? ओमेगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? k। आ गया समझ? एक चीज और थी, मैंने ये वेव क्या मानी थी? स्ट्रिंग, रस्सी में बना रहा हूं, उसके लिए अभी पढ़ी आपने आज ही, क्या थी वो? एक और है, अंडर रूट टी बाई म्यू। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं क्या यहां से टी को एलिमिनेट कर सकता हूं? तो मेरा इसको स्क्वायर कर दूंगा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी बाई म्यू, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी म्यू वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां मैं के को भी एलिमिनेट कर देता हूं, तो यहां से के क्या आ जाएगा मेरा? ओमेगा अपॉन वी। बोलो ये दो चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। रख दो इसमें जरा, तो देखो क्या आ रहा है? du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टी, टी क्या है मेरा? म्यू वी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर के स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये दोनों ही वेव की स्पीड है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज क्लियर? हाँ सर हो गई है, आप जल्दी कराइए, करा रहे हैं बच्चों। ये कैंसिल आउट हुआ, बताओ क्या निकल के आया है? du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर चल रहा है, ये भी स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना, इसका स्क्वायर करा था ना हमने, करेक्ट, स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसको क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। dx, dx क्या था? देखो छोटा सा हिस्सा स्ट्रिंग का, तो इसका मतलब पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या मैं यहां पे लिख दूं इसको? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बच्चे हो क्या बच्चों, 2 साल के? ऐसे लिखवाना पड़ रहा है बोल बोल के, इतना तो सुन लिया करो। चलो, तो यहां से आपको एक चीज फील आई क्या? कि
कि हमने जो बम्प वगैरह दिए उसकी वजह से क्या हुआ, टेंशन प्रोड्यूस हुई, उस टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग हुई, कितनी हुई, dl माइनस dx, और वो किसमें सेव हो गई, जो हमने वर्क किया वो बच्चों हमारी सेव हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रिंग, उस पोजीशन की। तो वहां से हमारी जो पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो du अपॉन dx पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो आ रही है कितनी, 1/2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। इतना क्लियर हुआ। चलो इसके बाद हम अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे। अब मेरी एक बात बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, पीछे आएंगे हम वापस, यहां से पार्टिकल यहां उठ गया, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो तो पार्टिकल की है, सच बताना। यहां जो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया उसमें तो क्या है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, याद करो, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया स्ट्रिंग का जिसमें एक पार्टिकल है, यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, तो इस पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी वेलोसिटी से आएगा। करेक्ट, इतनी चीज समझानी थी बस, अब हो गया काम। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं अपन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, अब यहां लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ, मास क्या लिखूंगा बच्चों, छोटी सी स्ट्रिंग है तो इसका मास भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा, dm, और पार्टिकल की वेलोसिटी vp। बोलो इतना समझ आया, पक्का, बढ़िया तरीके से। चलो अब सुनना बच्चों एक चीज, हमें y की इक्वेशन पता है, a sin kx माइनस ओमेगा टी, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन किसकी होती थी, ये इक्वेशन होती थी बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बोलो ये चीज समझ आई, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की होती थी। तो अगर ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो मुझे वेलोसिटी चाहिए उस पोजीशन ऑफ x की, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dyp बाई dt विल बी इक्वल्स टू vp। क्या इससे अग्री करते हो, बिल्कुल सर, करो इसको डिफरेंशिएट, a का a साइन का कॉस, और अब टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस ओमेगा, तो माइनस a ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई बच्चों, कोई भी कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक तो मेरे पास ये vp आ गया, करेक्ट। अब एक चीज और सुनो बच्चों, म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, अगर एक मेरे पास वायर है जिसका मास m है और उसकी लेंथ l है, तो इसका म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अब मैं अगर बोलूं इस वायर को मैंने आधा कर दिया सर, आधा, तो ठीक है, आधे की लेंथ कितनी हो गई, l/2, और आधी लेंथ के वायर का मास कितना हो जाएगा, आधा, होगा कि नहीं, आधा, ये लो आधा। अब इसका म्यू क्या होगा, निकाल के देखो, m/2 होल अपॉन पर यूनिट लेंथ l/2, तो म्यू कितना आ रहा है यहाँ भी, m/l। तो इसका मतलब अगर ये छोटी सी लेंथ dx है, छोटी सी लेंथ dx है, देखा कहां से कहां बात आई, छोटी सी लेंथ dx है, ये dx, और इसका मास dm है, तो इसके लिए जो म्यू आएगा वो भी यही तो होगा। बोलो ये चीज समझ आई, क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को कि ये कैसे लिखा मैंने, पक्का। चलो, और यहां से मैंने vp भी निकाल लिया बच्चों, क्या मैं इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, आप लोग बताइए, तभी करेंगे हम, नहीं मैं तो कर देता हूं, क्यों पूछूं मैं आप लोगों से। तो dm को यहां रख दो, म्यू dx, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, vp को लिख दूंगा मैं माइनस a ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। बोलो इतनी चीज में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करके बता दो कोई भी दिक्कत है, और जिसने कमेंट किया उसे पकड़ लूंगा अच्छे से, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ आई हो। चलो, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूंगा मैं, इसका स्क्वायर कर दो सिंपल, हाफ म्यू dx, और इसका स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज क्लियर, ठीक है। ये dx को मैं नीचे ले आता हूं, लेके आ जाऊं, ये भी बच्चों छोटे से मास के लिए जो वेलोसिटी होगी वो काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटी होगी, तो मैं क्या इसको डी के ई लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं।
यहां भी डी के ई कर दूं, कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, तो डी के ई छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी एक्स इज इक्वल टू हाफ म्यू स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मेरी क्या निकल के आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी कौन सी आई है, अब इसके लिए नहीं लिखूंगा, वही चीजें सेम, आप खुद बताओ। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, सही बात है कि नहीं, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर डीएक्स। क्या ये वही सेम आ रही है जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी? चेक करिए, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि यस, क्या यस, क्या यस, यस, कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आती है, आपको नहीं दिखेगा रेड, लो, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी डी के ई अपॉन डी एक्स, छोटी सी स्ट्रिंग के हिस्से की, वो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब वेव के केस में जब पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मिनिमम है, पता नहीं, जब भी मिनिमम है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। गांठ बांध के डाल लो ये बात अपने अंदर, क्योंकि अगर ये काइनेटिक एनर्जी 100 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 100 होगी, तो जब मिनिमम है तो वो भी मिनिमम। इतनी बात ध्यान आ गई, पक्का। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करूं बच्चों, टोटल एनर्जी की, तो वो क्या होगी, टीई लिख दूं क्या इसे, चलो कैपिटल ई से लिख देते हैं टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट कैपिटल ई, ठीक है। डीई लिख दूं इसको, ठीक है, डीई लिख देते हैं। चलो, तो टोटल एनर्जी भी कैसी आएगी, पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ रही है? जब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करी है हमने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाली है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की आ गई। वो क्या आ गई, वो क्या आ गई बच्चों, डी के ई अपॉन डी एक्स प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इन दोनों का समेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों का समेशन कर दो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से जो डी ई अपॉन डी एक्स आएगा वो आएगा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो, इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को बिल्कुल तरीके से? चलो अब सुनो, अब मैं आपको फील दिलाता हूं। हमने वेव स्टार्ट किया था, मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांसफर होता है वो एनर्जी का होता है। बोलो, बोला था कि नहीं? मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूं भाई, मैंने तो बोला था एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है वो आपको फील दिलाते हैं। सुनिए, हम ना पीछे वाले पेज पे फिर जाएंगे जहां हमने ये डायग्राम बनाया था। अब सुनना, मेरी बात सुनना। मान लीजिए मेरा पार्टिकल, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, इस चीज को मिटाते नहीं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, चलिए। और यहां से ये मिटा रहा और इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया हल्का सा, मान के कि ऐसे हो गया। चलिए, अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, ध्यान से देख के बताना। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है, मान लो किसी भी पॉइंट पे गया मैं, मान लीजिए यहां गया, तो इस पॉइंट का जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है। कैसे? ऐसे। बोलो सही है? तो इसकी मीन पोजीशन कहाँ है? ये। मैक्स पोजीशन कहाँ है? ये। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? ऐसे ये मीन पे है, ये मैक्स क्या प्लस है, फिर मीन पे 0, एक्स इक्वल्स टू 0। अब वाई में बात हो रही है तो एक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, हाँ, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू प्लस है, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू माइनस है, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू प्लस है, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू माइनस है। समझ आया? चलो, तो अगर मैं इस वेव के किसी भी एक पॉइंट की बात करूं, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया और अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन क्यों बोला? एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर यहां के पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की, ये वाले पार्टिकल की, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और मुझे एक चीज तो पता है, ये पार्टिकल कर रहा है एसएचएम। किसी डिस्टेंस पे आके मैंने इस पार्टिकल को पकड़ लिया, मैंने कहा अब तू बता तू क्या कर रहा है? कह रहा है मैं एसएचएम कर रहा हूं। और तू कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, तू एसएचएम कर रहा है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत कम है, मिनिमम है।
तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों मिनिमम होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। करेक्ट। और एक चीज बताओ, जब ये इस पॉइंट पर है, अब मैं दूसरे पार्टिकल की बात करता हूं जो एक्सिस पर है। एक्सिस पर है, कहां पर होगा, यहां है, मान लो यहां बैठा है, तो ये क्या बोलेगा, मैं भी एसएचएम कर रहा हूं, लेकिन इस टाइम पे मैं मीन पोजीशन पे हूं। तो ये कहां पर है अभी बेचारा, ये कह रहा है सर मैं मीन पोजीशन पर हूं, तो बैठे रहो मीन पोजीशन पर, हमें तो बस ये बता दो मीन पोजीशन पे हो तो तुम्हारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम। वो बोलेगा सर मैं मीन पे हूं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी मेरे पास। वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इसका मतलब इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्स होगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। अब सुनो इसकी फील लो। हमें आपको ये तो समझ आ गया होगा बच्चों, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये चीज तो समझ आ गई कि कैसे काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे कैसे मैक्सिमम है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्स। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, सुनो। हमने यहां क्या किया था, इसको बंप दिया जिससे इसमें स्ट्रेचिंग आ रही है। आप अगर इस पॉइंट वाले की बात करो, यहां पर अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इसको मैं dx मान लेता हूं, चलो अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई स्ट्रेचिंग होती हुई दिख रही है आपको इस हिस्से में? इस टाइम पे जो वायर की स्ट्रेचिंग है वो मिनिमम है बच्चों, मिनिमम। और वहीं अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं ना, ये वाले पार्टिकल की, मान लो इसको मैंने माना है dx यहां से यहां तक, तो यहां की स्ट्रेचिंग देखो और ये यहां, क्या ये आपको मैक्सिमम स्ट्रेचिंग नहीं दिख रही dl? इसका मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसमें स्ट्रेचिंग बहुत कम है, और जब वायर बहुत कम स्ट्रेच हुआ है इसका मतलब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई है, मतलब हमने ज्यादा वर्क डन किया ही नहीं है, उसे खींचा ही नहीं है। जब ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से ज्यादा आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और जब मीन पोजीशन पर है तो उस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, और उस टाइम स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग करोगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा। इसीलिए मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी भी। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। अब इससे ज्यादा डीप में नहीं जा सकते भैया, पूरा समझ आ गया होगा। यहाँ समझ आ गया डी यू बाई डी एक्स क्या आया, और के ई बाई डी एक्स क्या आया वो भी आ गया, और टोटल भी आ गया। चलो अब हम बात करेंगे पावर इन वेव। वेव में भैया पावर क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। 2 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, हमें मेन टॉपिक है बच्चों, हमें इंटेंसिटी तक आना है कैसी ना कैसे, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं पढ़ पाएंगे फिर। चलो वेव पर जैसे, अब आप पावर पे जैसे ही आ गए तो पावर भी क्या करेगी, ट्रैवल ही करेगी। ये चीज तो मैं समझ ही रहा हूं। अब मुझे बता पावर क्या होता है बच्चों? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज E अपॉन T। बोलो सही है? क्या मैं इसको ये लिख दूं, कोई दिक्कत? छोटी सी एनर्जी छोटे टाइम में ट्रेवल की होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ पावर निकालना मुझे डी बाई डी टी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी मैंने इससे पहले कुछ निकाला है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, क्या लिख दूं? डी अपॉन डी एक्स मैंने क्या निकाला है, थोड़ा देखो गौर से देखो। डी बाई डी एक्स क्या निकाला है, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो बच्चों तो माफ कर देना, है ना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पूरा सही चल रहा है। कभी कभी कमेंट्स में 1-2 होमवर्क क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, 2 को 3 ले लेते हैं, 3 को 4 ले लेते हैं, अदरवाइज सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है ना। चलो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज सही है? चलो अब मुझे चाहिए डी बाई डी टी, तो मैं क्या यहां से बना सकता हूं इसको? बिल्कुल। अब देखो मैंने जो पावर है उसको P लिख दिया, इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी है, करेक्ट। बच्चों एक चीज देखना, अगर मैं ऊपर नीचे dx का इंटू और dx का डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? एक चीज दिख रही है आपको, देखो डी अपॉन डी एक्स मिल गया मेरे को, मिल गया। और डी अपॉन डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं मैं ये चीज, डी अपॉन डी एक्स की जगह लिख रहा हूं, देखो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो समझ आया? चलो dx अपॉन dt क्या है मुझे बस इतना बता दो। अब ये बचा क्या मेरा, dx ओवर dt, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये वेलोसिटी है, ये स्पीड मान लो, चलो स्पीड है,
किसकी है, पार्टिकल की या वेव की? एक बार में बताना भैया, ये वेव की स्पीड है। पूछो क्यों? हम जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में है, वाई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और एक्स क्या था? अरे इधर आओ, पीछे इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, ये देखो एक्स क्या था, स्ट्रिंग थी ना, तो स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट था, तो इसलिए जो स्पीड आई है ये स्ट्रिंग की स्पीड है। तो ये क्या है, ये आएगी हमारी स्पीड किसकी, वेव की, वेव स्पीड। उसको मैं v लिख दूं, चलो तो यहां पर लिख देता हूं इनटू v। बोलो इतनी चीज समझ आ गई? आ गया समझ? तो यहां से पावर मेरा क्या निकल के आ गया, म्यू ए स्क्वायर, म्यू वी कर देते हैं इसको, यहां पर म्यू वी लिख देते हैं, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब सुनो बच्चों, ये जो मेरी पी आई है वो इंस्टेंट की आई है, इंस्टेंटेनियस आई है। क्यों आई है? किसी टाइम टी पे और किसी डिस्टेंस एक्स के लिए जो पावर आएगी वो आई है। और हम जो बात करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं हम लोग एवरेज पावर की। एक साइकिल में जो पावर आई या एक साइकिल में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसकी बात करना चाहते हैं हम लोग। अब इसको शॉर्टकट से निपटा देते हैं, ठीक है? कैसे? सुनो, जैसे साइन का केस होता है बच्चों, साइन का देखो मैं ग्राफ बना के देता हूँ। साइन का कैसा ग्राफ बनता है बच्चों? साइन एक्स का अगर मैं बनाना चाहूँ तो साइन एक्स का कुछ ऐसा बनता है, ऐसे बनता चला जाता है, करेक्ट। इसकी अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो इसकी एक साइकिल कब कंप्लीट हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। मुझे एक चीज बताओ, साइन की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में, अब इसकी एक साइकिल कब है? सुनो, इसकी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है और यहां पर। अगर पार्टिकल मेरा यहां पर है, वही एसएचएम वाला केस है बच्चों। पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जब उसकी पोजीशन भी सेम हो, और एक चीज इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में पहले थी। इसी वजह से ये साइकिल होगी 2 पाई की, और इस 2 पाई की साइकिल में जो साइन की एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो, और वो भी किसकी, एक साइकिल की, तो उसमें साइन की एवरेज वैल्यू होती है 0 और कॉस की भी एवरेज वैल्यू 0 होती है। और वहीं मैं इनके स्क्वायर्स की बात करूं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, तो वो होती है 1/2, और कॉस स्क्वायर एक्स की बात करूं वो भी होती है मेरी 1/2। तो क्या यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है? बिल्कुल। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? तो पी एवरेज में डायरेक्ट लिख दूं, ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोलो कुछ भी गलत लिखा हो तो मुझे बता देना। दिस इज द एवरेज पावर in one cycle when particle is performing plane progressive harmonic wave। इतनी चीज समझ आई, फील आया? चलो अब आते हैं अपन इंटेंसिटी पे अपने, कि इंटेंसिटी क्या होती है। सुनते चलना, मजेदार चीज चल रही है। पावर तो निकल के आ गई। चलो बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है सबको पता है, मैं भी लिख देता हूं आपके लिए। इंटेंसिटी होती है मेरी क्या, एनर्जी ट्रेवल्ड per unit time per unit area, that is E upon A into T। इसका फील ले लो, थोड़ा सा फील ले लो, जल्दी फील ले लो। लो मान लो ये मेरी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ठीक है? ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया बना लिया कुछ भी, और ये जो मेरा एरिया है, ये सर्कल जो बनाया है मेरा, ये है मेरा एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैंने ऐसे पकड़ के रखी है इसको, गोले को पकड़ रखा है। अरे रिंग मान लो, कोई रिंग है, मैंने पकड़ के रखी है और उसकी रिंग का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। मैंने इसको पकड़ के रखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए मैंने टाइमर ऑन किया। मैंने कहा 1 सेकंड में जितनी रेज इसमें से निकल जाए एनर्जी की, जितनी एनर्जी पास हो जाए, मान लो मैंने ऑन किया, एनर्जी आ गई आ गई आ गई आ गई, और 1 सेकंड बाद मैंने बंद कर दिया इसको, तो मान लो इतनी एनर्जी आ गई, है ना? यहाँ मेरा हाथ था, यहाँ से एनर्जी स्टार्ट होना चालू हुई, देखो ये मेरे हाथ से एनर्जी आ रही है, और मैंने यहाँ अभी रिंग लगा रखी है। अब मैंने कहा 1 सेकंड का टाइमर चालू, डिंग, 1 सेकंड, इस हिस्से में जो एनर्जी आ गई है वो मेरी इंटेंसिटी है। समझ आया? ये मेरा इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी आप देख सकते हो क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? पावर ही होता है, पी अपॉन एरिया। पावर अभी हमने निकाला है, वो क्या होता है बच्चों, आई इक्वल्स टू पावर, देखो
हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल अपॉन एरिया। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसी वजह से मैं एरिया लिख रहा था। ऊपर वाला ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और इसमें जो एरिया है वो एरिया है। समझ आया? चलो अच्छा ये बताओ बच्चों, म्यू क्या होता है? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं? कर दो, आपकी मर्जी सर, आप जो करो। हम क्या होते हैं बोलने वाले? पर यूनिट लेंथ इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल अपॉन एरिया। एरिया इंटू लेंथ दिख रहा है क्या होता है? हाँ सर दिख रहा है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। डेंसिटी तो ये क्या आ जाएगा? रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव। बोलो समझ आई ये चीज? पक्का? चलो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं बच्चों। कैसे लिखूंगा? देखो ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2πf। क्या मैं ओमेगा पे पुट कर दूं इस पे, तो इंटेंसिटी क्या आएगी मेरी? I इक्वल्स टू रो वी। वी क्या मेरी? वेलोसिटी। किसकी है? वेव की स्पीड है। ए स्क्वायर ओमेगा 2πf का होल स्क्वायर अपॉन 2। जैसे I कितना आ जाएगा मेरा? 4π स्क्वायर, आगे बोलो, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया? रो वी अपॉन 2। जैसे आई को क्या लिख सकता हूं मैं? 2π स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। दिस इज माई इंटेंसिटी। ये दूसरा फॉर्मूला है उसका। यहाँ पर याद रखना है क्या? देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है बच्चों, बताएगा कोई बताएगा? देखो 2π r स्क्वायर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या? डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी किसकी है? मीडियम की डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी है? मीडियम की। किसकी? मास किसका है? स्ट्रिंग का। और वॉल्यूम किसका है? उसी का, एरिया और उसका लेंथ। फील आ रहा है समझ में? हाँ, तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी है? मीडियम की है, और वी क्या है? अपनी वेव की स्पीड है। बोलो जी चीज समझ आई अच्छे से? तो यहाँ तक बच्चों आपका इंटेंसिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया। किसका? इंटेंसिटी का। तो अभी तक आपने एनर्जी का फील ले लिया कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, टोटल एनर्जी कैसे आई, फिर पावर में कैसे कन्वर्ट हुआ, इंटेंसिटी कैसे निकल के आई। इंटेंसिटी का आगे यूज होना इंटरफेरेंस में पक्का होगा, पक्का, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, है ना। इंटेंसिटी का यूज करेंगे तभी हम इंटरफेरेंस समझ पाएंगे, है ना। इंटेंसिटी अभी नहीं, आपको ये 12th क्लास में भी आने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जब आप लाइट की बात करोगे, YDSE, है ना। चलो, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की अब बात करने वाले हैं अपन लोग, है ना। इसमें मैं आपको लाइट वेव का भी एग्जांपल देते हुए थोड़ा बहुत समझाऊंगा चीज़ों को, क्योंकि आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो हमारा इंटेंसिटी कंप्लीट। अब हम आ गए बच्चे अपने इंटरफेरेंस ऑफ वेव पर। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। चलो, लेकिन ध्यान से सुनते जाना, जो भी मैं कहानी आपको बताऊं, जो भी कुछ बोलूं वो सुनते जाना। देखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब होता है बच्चों, जब दो वेव मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सिंपल सी डेफिनेशन। कैसे, मैं बताता हूं। मानिए ये मेरे पास वायर है, मानिए ये मेरे पास वायर है, ठीक है। यहां पर एक बच्चा खड़ा है, उसने क्या किया, रस्सी पकड़ी और एक वेव प्रोड्यूस कराना चालू कर दी, ठीक है। चलो, ओके, आप जैसा बोलोगे सर हम कर लेंगे, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। चलो, ठीक है, ये पकड़ा और ये खड़ा हुआ है। एक दूसरी तरफ और खड़ा हुआ था, मान लो ये आप लोग खड़े हो और इधर मैं खड़ा हुआ, ठीक है। और इसने भी, मैंने भी वेव प्रोड्यूस कराई। अब सुनना मेरी बात, यहां से भी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है, करेक्ट। मान लो यहां से वेव कुछ आ रही है y1, है ना, कोई वेव आ रही है y1, और यहां से वेव आ रही है y2। तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां से जो वेव आ रही है y1 और यहां से जो वेव आ रही है y2, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक पार्टिकल होगा बीच में, एक पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए p पार्टिकल है, बेचारा p। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से भी वेव आ रही है और यहां से भी, ये उसको कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड उठाना चाह रहा है, वेव को डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, कुछ ना कुछ होगा। मान लो a1 इसका एम्पलीट्यूड है, इस वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, इसका a2 है। तो ये पॉइंट
किस वेव का डिस्प्लेसमेंट लेगा, पहली चीज। अब मुझे कोई चीज बताओ, क्या लॉजिक उठता है एक चीज का, अगर मुझे कोई यहाँ से धक्का दे रहा है और यहाँ से भी धक्का मिल रहा है, तो मैं क्या ये बोलूंगा ये जो धक्का दे रहा है वही मैं धक्का लूंगा, वही मैं बोलूंगा ये धक्का नहीं दे रहा है मेरे को, अरे इसके धक्के से नहीं हिलूंगा, हिल जाऊंगा यार, गिर भी सकता हूँ इनफैक्ट ज्यादा हुआ तो जो बीच वाला पार्टिकल होगा बच्चों, वो क्या करेगा, इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो एम्पलीट्यूड वो शो करेगा। इतनी चीज समझ आई। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब ही यही होता है बच्चों, वेव का मिलना, पहली बात। अब ये वेव थी जिसकी इक्वेशन है y1 और इसकी इक्वेशन है y2, करेक्ट। और इसमें वेव की इक्वेशन हम क्या पढ़ लेंगे, चलो मान लेते y इक्वल्स टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, मैंने तो हार्मोनिक वेव ले ली है, डायरेक्शन वायरेक्शन की बात नहीं करी अभी, किस डायरेक्शन वेलोसिटी नॉर्मल ले ली, ठीक है। चलो y1 बना दी, इसकी y2 बना दी, और मैं क्या बोल रहा हूं कि बीच वाला पार्टिकल है वो किसकी वेलोसिटी लेगा, वो एवरेज लेगा दोनों की। अब सुनना, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है a1 और इस वाले का जो वेव आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड मान लो आ रहा है a2, ये उसको a2 से उठाना चाह रहा है, तो नेट कितना उठ जाएगा, वो नेट उठ जाएगा कुछ ऐसा a1 प्लस a2। और मान लो उल्टा हो, ये इसको कुछ कम करना चाह रहा हो a1 वाला एम्पलीट्यूड, और ये इसको अभी भी बढ़ाना चाह रहा है a2, और a2 ज्यादा है a1 से, तो नेट क्या आएगा, ऊपर ही उठा हुआ आएगा, वो कितना आएगा a2 माइनस a1। और उल्टा कर दो, मान लो a1 ये ऊपर उठाना चाह रहा है और ये नीचे करना चाह रहा है a2, अभी भी नेट ऊपर ही आ जाएगा a1 माइनस a2। तो इसका मतलब वो डिपेंड ये करेगा, वो बोलेगा तू मुझे 10 से उठाना चाहता है और तू मेरे को 8 से उठाना चाहता है, तो मैं 2 से उठ जाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा उठा रहा है, उसका कहना। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका y2 है, देन हम प्रिंसिपल यूज करते हैं बच्चों सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, इसके यूज से हम y नेट निकालते हैं, मतलब इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा, करेक्ट। और इसको मैं लगाऊंगा वेक्टर। देखो वेक्टर क्यों लगाया है, हमें पता नहीं है ना ये ऊपर उठाना चाहता है उसको या नीचे उठाना चाहता है, नीचे दबाना चाहता है, तो जो भी इनका नेट आएगा वो वेक्टर्स हम देख लेंगे, करेक्ट। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा कुछ इसको डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है ऊपर की तरफ ऐसे 4, और ये वाली वेव करना चाहती है इधर की तरफ 3, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं मेरा इसका y नेट आएगा। बोलो समझ आ रही, फील आ रहा है कैसे आएगा। चलो अब सुनना, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में डिफरेंस। इंटरफेरेंस का केवल और केवल सिंपल मीनिंग होता है दो वेव्स का मिलना, सिंपल, और कुछ नहीं होता। दो सोर्सेज है, मान लो ये तो अपन अब सोर्स ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग पकड़ के हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये दोनों मेरे सोर्स हैं। तो जब दो सोर्स की वजह से सेम मीडियम में दो सोर्स की वजह से जब वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस वेव में उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और उसका वो किसी एक पॉइंट पे जिस पे दोनों वेव्स आके टकराएंगी, उस पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम सुपरपोजिशन से निकालते हैं। दिस इज द डिफरेंस इन इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस मींस वेव्स का मिलना खत्म, और सुपरपोजिशन होता है जिससे हम वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। समझ आया, आया समझ। चलो तो अब ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, आप बोलोगे y इक्वल्स टू ए नेट, क्या लिख सकता हूं, y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलो समझ आया। अब ये कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब आप स्टोरी सुनना अच्छे से। चलो मैंने क्या माना बच्चों, दो सोर्स मान लिए मैंने। कौन से सोर्स मान लिए, मान लो साउंड सोर्स है या कोई भी सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है, साउंड सोर्स मान लीजिए। तो एक सोर्स तो मेरा ये मान लो आप, ये सोर्स हो गया S1, और एक मेरा सोर्स हो गया S2 ये। और मैंने एक पॉइंट माना है जहां पर मेरा एक इंसान खड़ा हुआ है, एक पार्टिकल है, कुछ भी है, मान लो ये रहा मेरा वो पॉइंट, ठीक है। और यहां से इस पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है जो इस पॉइंट तक आ रही है, और यहां से कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। इसको वेव नहीं स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। चलो आ जाओ, यहां से ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। समझ आया, आया समझ। चलो तो इसमें जो वेव है उसकी इक्वेशन मैंने मानी वो है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। चलो ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सुनना, क्योंकि ये दोनों वेव
ये दोनों सोर्स सेम मीडियम है। मैंने क्या बोला, ये दोनों सोर्स है मेरे, सोर्सेज S1 एंड S2 आर इन दी सेम मीडियम। चूंकि ये सेम मीडियम में है तो इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, v सेम हो जाएगा। और मैं एक चीज और मान रहा हूं कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं मैं बता देता हूं। कोहेरेंट सोर्सेज बच्चों वो होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों या तीनों या जितने भी सोर्सेज हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज। अब क्यों होती है, कैसे होती है, तो मैं बता दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ भी मेरा सेम हो गया, एफ सेम हो गया तो मतलब ओमेगा भी सेम हो गया। समझ आया, चीजें समझ आई। चलो, क्यों होता है कोहेरेंट सोर्सेज का आगे और अच्छे से एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा भी मेरा सेम होगा या फिर के भी सेम होगा। अरे सुनो, इतना कंफ्यूज मत करो, मैंने क्या लिख दिया, सुनो मेरी बात सुनो। यहां देखो, हल्के से मैं देख लो। चलो, मैंने बोला मेरा मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो वी सेम हो गया, पक्का, ठीक है। मैंने कोहेरेंट सोर्स ले लिया तो ओमेगा मेरा सेम हो गया क्योंकि एफ सेम है, ठीक। के क्या होता है बच्चों, के क्या होता है, के होता है मेरा 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। और वेलोसिटी क्या होती थी स्ट्रिंग की या फिर वेव की, स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अगर यहां से मैं v को मैं कांस्टेंट बोल ही रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने सेम मीडियम में ले रखा है। ओमेगा कोहेरेंट सोर्सेज है तो ये भी कांस्टेंट, तो क्या के कांस्टेंट नहीं होगा, के भी कांस्टेंट। अब के कांस्टेंट है तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो यहां से मेरा ये ओमेगा भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, ऐसा क्यों किया, क्या डिफरेंसेस आएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, यहां तक आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मेरा जो भी पार्टिकल था P मान लीजिए, उसकी यहां से मान लो ये जो वेव आ रही है इस सोर्स से, उसकी यहां तक की डिस्टेंस है x1 और यहां से इसकी डिस्टेंस है x2। तो यहां से ये वेव इसको कितना डिस्प्लेस करना चाहेगी, मान लो इसकी इक्वेशन है y2 और इसकी इक्वेशन है y1। तो y1 जो वेव है इस पार्टिकल तक क्या आएगी, y1 इक्वल्स टू a1, इसका कोई एम्पलीट्यूड होगा साइन ओमेगा तो सेम है, ओमेगा टी प्लस के x1, और y2 क्या होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। बोलो सही है। क्या ये दोनों इक्वेशन वेव की इक्वेशन है, क्या ये दोनों इक्वेशन वेव की इक्वेशन है, हाँ या ना, हाँ या ना। ये सोर्स से उस पॉइंट का या उस पार्टिकल की डिस्टेंस है x1, उस पार्टिकल के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी। क्या ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वेव की इक्वेशन है बच्चों, ये SHM की इक्वेशन है। लेट मी प्रूव टू यू। आपने यहां पे एक x कांस्टेंट कर दिया है। अरे बाबा सुनो, ये रही वेव, ठीक है। चलो, मैं क्या बोलता था, नॉर्मल जो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया आपको कि ये y है, ये x है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको किसी डिस्टेंस x पे जाके बात करूं, मान लो यहां पहुंच के मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो ये पार्टिकल क्या बोलेगा, यहां पहुंच के क्या बोलोगे, सर इस डिस्टेंस का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, अपनी पोजीशन पे खड़े करे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अरे तो आपने यहां क्या किया, यहां से जो वेव ट्रेवल करके आई इस पॉइंट पर किसी डिस्टेंस पे आ गई, इस पॉइंट के लिए आपने x1 फिक्स कर दिया। अब जो इक्वेशन बन गई वो केवल और केवल टाइम पे डिपेंड कर रही है। और SHM की इक्वेशन क्या होती थी, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई दैट इज सम कांस्टेंट। तो क्या ये वेव की इक्वेशन है या SHM की, यस, ये SHM की इक्वेशन है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। फील आ गया, फील आ गया, फील आ गया होगा बच्चों, सही बात है, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ आई तो अब मैं क्या बोलता हूं बच्चों, अब मैं इसका नेट निकालना चाहता हूं। तो नेट क्या आएगा, y नेट आएगा मेरा इस पॉइंट पर, वो आएगा y1 प्लस y2 जो कि वेक्टर समीशन आएगा। और उसको कैसे लिख सकते हैं, y नेट इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। बोलो इतनी चीज क्लियर है, पक्का पक्का। ये मैंने क्या किया, दो SHM है उनकी इक्वेशन का समीशन कर रहा हूं मैं। अगर फील आ रहा हो तो
तो नेट क्या आएगी, वाई डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात चल रही है। अब सुनो, इसका जो आंसर आता है वो ऐसे आता है, देखो इसका वाई नेट जो आएगा वो आएगा ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और टू एसएचएम। एसएचएम ही मान सकते हैं, है ना। उस टाइम भी ये चीज कराई थी, चलो उस टाइम नहीं कराई हो तो अभी देख लो, क्योंकि बात तो वही है, शायद इसी वजह से उस टाइम नहीं कराया था, क्योंकि यहाँ कराना पड़ेगा। चलो इतनी चीज पता लग गई। अब ये चीज कैसे निकलती है इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज समझ आ गई कि क्या क्या किया मैंने, है ना। दो सोर्सेज माने, एक पॉइंट की डिस्टेंस थी x1 और x2, उन दोनों के लिए मैंने वैल्यू पुट करी। तो जैसे ही मैंने x फिक्स किया तो ये एसएचएम की इक्वेशन बन गई कि इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना चाह रहा है ये y1, और इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा y2, जो कि केवल टाइम पे इक्वेशन है। इसकी नेट जो सोल्यूशन आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें ए नेट क्या है, ये थीटा क्या है, वो सारी चीजें हम अब पता करेंगे। समझ आया। चलो अभी के लिए मैं मान लेता हूं बच्चों, यही देखिए मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, ये क्या होता था बच्चों, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या होता था, फेज होता था। पूरा पूरा क्या होता था, फेज होता था, पक्का, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां पे क्या बात करता हूं बच्चों, ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, ओमेगा टी तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये बोल दूं यहां पर कि मेरा, अगर मैं मान लेता हूं अज्यूमिंग, देखो यहां लिख रहा हूं अज्यूमिंग kx2 is greater than kx1। मैंने ये अज्यूम कर दिया बच्चों, मान लिया कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया एक ये इक्वेशन है वेव की, ये दूसरी इक्वेशन है, मैंने मान लिया इसमें जो kx2 है वो बड़ा है kx1 से। तो अगर मैं ओमेगा टी, ये तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको नहीं माना, तो ओमेगा टी प्लस kx2 बड़ा ही होगा ऑब्वियसली ओमेगा टी प्लस kx1 से, क्योंकि ओमेगा टी तो कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ से क्या पता लग गया कि अगर मैं दोनों तरफ ओमेगा टी भी प्लस कर दूं तो ये तब भी ये बड़ा ही होगा ओमेगा टी प्लस kx1 से। बोलो ये चीज समझ आई, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बता दिया। मैंने मान लिया kx2 इज ग्रेटर देन kx1। तो अब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपको बात समझ आ रही है। ये इनिशियल फेज और दूसरी वेव आई है जिसका कुछ है, तो ये ज्यादा है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो मैं कुछ को लिख सकता हूं यहां पर, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। फेज डिफरेंस जो होता है बच्चों, उसको मैं दो चीजों से डिनोट कर सकता हूं, डेल्टा फाई या फाई, ठीक है। तो मैं जिससे डिनोट कर रहा हूं वो है डेल्टा फाई या फाई मान लो, चलो फाई से डिनोट कर रहा हूं। वो क्या होगा, दिस फेज माइनस दिस फेज। तो क्या लिख दूं, ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस kx1। अरे मेरी बात समझो, मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू मान लो 60 डिग्री। किसकी, ओमेगा टी प्लस kx1 30 डिग्री है, ओमेगा टी प्लस kx2 60 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस कितने का है, 60 माइनस 30 होगा कि नहीं होगा, 30 होगा फेज डिफरेंस। तो फाई कितना लिख दोगे आप, फाई लिख दोगे तुरंत 60 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। वही चीज मैं कर रहा हूं। अब मेरे को पता नहीं है ना कि kx2 बड़ा है कि kx1 पता है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि kx2 बड़ा है, और जैसे ही kx2 बड़ा है तो मैंने क्या बोला, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, kx2 माइनस kx1। बोलो चीज क्लियर हुई। तो यहां से मैंने क्या लिख लिया, दिस फेज माइनस दिस फेज। तो यहां से ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरा, फिर येलो ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, हम काटेंगे व्हाइट से, देखो कट गया, ओके। तो फाई जो फेज डिफरेंस है वो मेरा कितना बचा, kx2 माइनस kx1। बोलो सही है। क्या मैं यहाँ से k कॉमन ले लूं, तो x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। मान लो इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, इसका डिस्टेंस है x2 5 मीटर, तो x2 माइनस x1 कितना हो गया, 5 माइनस 2 3 मीटर। तो दैट इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं फाई को क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स डेल्टा x, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू, अब k क्या होता था बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा, सिंपल, और डेल्टा x। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन निकल के आ रही है फेज डिफरेंस की, वो आ रही है 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा x, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस। देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने जिससे कंफ्यूजन ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस। एंड यहां पर जो x है वो क्या है बच्चों, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। बोलो इतनी चीज समझ आई, पक्का। चलो
अब सुनिए, अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, कैसे निकालूंगा। अब हमें यहाँ पे ए नेट निकालना है सबसे पहले। देखो मैं क्या मान लेता हूँ, जो पहली वेव है, ये पहली वेव है जो ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ ऐसा है, इस एक्सिस पर है, वो कुछ इस एक्सिस पर है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये A1 है। अब सुनना, ये जो दूसरा सोर्स है जिसकी वजह से जो इक्वेशन आई है वो कितने फेज पर है, कितने फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, 5। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, किसी फेज डिफरेंस पर है A2 जिसका फेज डिफरेंस कितना है A1 से, A1 से ज्यादा है A2 का, तो यहां से ऊपर की तरफ चला जो कि क्या है मेरा 5। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, पक्का। चलो अगर मैं इन दोनों का ऐसा वेक्टर सॉल्व करूं तो क्या मैं ए नेट निकाल सकता हूं यहां से। ए नेट क्या आता है, वेक्टर समेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो कि फेज डिफरेंस है cos 5। क्या यहां से आपका ए नेट निकल के आ जाएगा, क्लियर है इतनी चीज, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये चीज क्या है, हमने इसको बेस माना है, बेस, ये देखो बेस माना है मैंने A1, ठीक है। A2 उससे फाई एंगल ज्यादा है, A2 उससे फाई एंगल ज्यादा है, किससे, A1 से, तभी तो इनका फेज डिफरेंस फाई है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, A2 का एंगल ज्यादा है फाई किससे, A1 से, और जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो थीटा एंगल ज्यादा है A1 से। अगर इनका जो नेट आ रहा है बच्चों, जो नेट आ रहा है, कितना आ रहा है नेट, ये आ रहा है इनका नेट, ए नेट, वो A1 से कितना आगे है, थीटा। आपको फीलिंग आ रहा है, देखो A1 जो है बेस है, उससे फाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फाई, फेज डिफरेंस, और ज्यादा किसका, A2 का, A2 इससे फाई ज्यादा है। अब जो नेट आ रहा है वो थीटा आ रहा है, वो भी हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस से, A1 से, वो थीटा आ गया, तो ए नेट इतना आ गया। इसको भी जब एज अ वेक्टर सॉल्यूशन सम करोगे, है ना, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से थीटा निकल के आता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू A2 sin थीटा, यस A2 sin फाई होल अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। समझ आया। तो क्या यहाँ से आप नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, मैं तो निकाल दूंगा। देखो कैसे निकलेगी, वाई नेट क्या है मेरी, यहां लिख दूं, देखो ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या यहां से मैं ए नेट रख दूंगा इसका, और थीटा यहां से निकाल दूंगा tan ऑफ इनवर्स। बोलो चीजें समझ आ गई, कैसे निकलेगा, समझ आया। तो यहां से जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। बोलो चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई, समझ आया। हाँ अब सुनो एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन खड़े खड़े अपन सॉल्व कर देते, कैसे करते हैं वो सुनो। देखो हमें एक चीज पता लगी बच्चों, इफ देयर इज अ पाथ डिफरेंस, अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स जो निकला, अगर इनके बीच पाथ डिफरेंस है तो डेफिनेटली उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। और अगर फेज डिफरेंस है तो इक्वेशन आएगी कुछ ऐसी जिसमें ए नेट आएगा। फेज डिफरेंस है तो मतलब एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ अलग है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले होगा। करेक्ट, समझ आया। इसका मतलब अगर हम लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस की बात करें तो ये चीज है क्या, मुझे ये चीज फील कराइए, ये चीज है क्या। आओ अपन इसको फील करते, रुको इसको हम आपको फील कराते हैं। मान लीजिए मैं ऐसी सेम सोर्स फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए फिर से बना रहा हूँ। ये मान लीजिए S1 है और ये सोर्स मान लीजिए S2 है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया बच्चों, मान लो P पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लो Q पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लो R पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो वेव ट्रेवल करके गई यहाँ तक वो ऐसे कुछ गई होगी, और यहाँ से ऐसे कुछ गई, ठीक है। यहाँ पे आई होगी तो वो कैसे आई होगी, यहाँ से तो ऐसे चली गई होगी, यहाँ से ऐसे आई होगी, और R पे कैसे आई होगी बच्चों, यहाँ से ऐसे चल के और यहाँ से ऐसे चल के। बोलो समझ आ रहा है, व्हाइट वाली P के लिए, ग्रीन वाली Q के लिए, और ये इसके लिए। अब सुनना, इसके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा P के लिए, है ना। मान लो ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में पाथ का डिफरेंस है ना। इसके लिए भी पाथ का डिफरेंस है, इसके लिए भी पाथ का डिफरेंस है।
तो मतलब तीनों के लिए कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, तीनों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड जो आएगा वो भी अलग अलग आएगा। अब सुनना बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या शो करता है? एम्पलीट्यूड शो करता है जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव आएगी, मतलब उतना ज्यादा साउंड आएगा। इफ वी आर कंसीडरिंग दिस सोर्सेज एज अ साउंड सोर्स, मान लो इसको ये साउंड सोर्स है मेरे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ढंग से, अब मेरी बात सुनना। मान लो ये S1 सोर्स जो है वो है मंदिर में भजन हो रहे हैं, धड़ाधड़ डीजे बज रहे हैं, मंदिर में भजन हो रहे हैं। और S2 सोर्स है मेरा, वहीं बगल में एक गार्डन है और वहां पे शादी हो रही है, वहां पे डीजे बज रहा है, सहनाई बज रही है। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है S2 में, बिल्कुल शादी पार्टी वाला, और यहाँ एक पंडित जी बैठे हैं और वो भजन गा रहे हैं अपने, ठीक है, हनुमान चालीसा मान लो या कुछ भी मान लो, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ का इंसान है, मान लो उसको कुछ आवाजें आ रही हैं तो उसको बहुत तेज आ रही है, बूम बूम बूम, यहाँ वाले को नॉर्मल, और यहाँ वाले को आ ही नहीं रही है, मान लो बहुत कम आ रही है, बहुत कम। इसका मतलब हर जगह कुछ ना कुछ साउंड की, हर जगह कुछ ना कुछ साउंड कम आ रहा है या कहीं ज्यादा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ बच्चों। जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, मैं बोल रहा हूं, जब एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये जब ज्यादा होगा, यहां लिख देता हूं मोर, उस पॉइंट पे जो लाउडनेस होगी वो भी मैक्स होगी। समझ आया? और अगर इसी सोर्सेस को मैं लाइट सोर्स बोल दूं, लाइट आती है, तो उस जगह पे क्या आएगी? ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। यही आपको 12th में ही पढ़ना है, वहां पे YDAC आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे आएगा? जब दो सोर्सेज हैं, उन दोनों के बीच का जो एक x1 है x2 पार्ट डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से कुछ एम्पलीट्यूड आएगा, उस एम्पलीट्यूड की वजह से कुछ ज्यादा ब्राइटनेस आएगी या कम ब्राइटनेस आएगी। अगर दोनों की वजह से, अगर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा थीटा आएगा, है ना। ये थीटा चलो छोड़ो, इतना पाथ डिफरेंस हो ऐसा कि इसकी वजह से एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मान लो ये पॉइंट है क्यों, इस पर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड आएगा ना, वेव का जितना ज्यादा, मतलब इनके बीच का कुछ पाथ डिफरेंस है, और उस पाथ डिफरेंस की वजह से जो थीटा आ रहा है या जो फाई आ रहा है, ये देखो पाथ डिफरेंस, जो फाई आ रहा है, उस फाई की वजह से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, मान लो वो मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर पता है क्या बनेगा? इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, लाइट की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। देखा, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो भी आएगा भी आगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइट शो होगी, मान लो व्हाइट कलर की, बहुत ज्यादा। और मान लो अगर यहाँ पर सबसे कम फेज डिफरेंस है, मतलब माइनस में चला गया, कॉस फाई आ रहा है, देखो कॉस फाई है, कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1, और मैक्सिमम +1। तो अगर -1 हो गया कॉस फाई कैसे भी, तो इस पे मिनिमम आ जाएगा, सबसे कम एम्पलीट्यूड। सबसे कम एम्पलीट्यूड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाँ, इस पे बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड से इसका रिलेशन है ना। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, इनका, तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग लाइट आएगी। अगर आप साउंड वेव की बात करते हो तो लाउडनेस आएगी, मतलब यहाँ मान लो ज्यादा साउंड आ रहा है, यहाँ थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ थोड़ा कम आ रहा है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ खड़े हुए हो, और अगर डीजे, एक जगह डीजे बज रहा है, एक जगह भजन बज रहे हैं, तो आपको ज्यादा सुनाई दे लग, शायद आपको ज्यादा सुनाई दे रहा हो, मेरे को कम सुनाई दे रहा हो, जिसको बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा हो। मेरे को कम इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं बह रहा हूँ, शायद ऐसा हो कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो। कम एम्पलीट्यूड होगा तो उसका मेरे को साउंड कम आएगा। और मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आपके कान फट रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, वाई जो नेट आ रहा है, उस पर जो एम्पलीट्यूड आ रहा है बहुत ज़्यादा हो। और अगर बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो, दैट मीन्स आपकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है ना। फॉर डिफरेंट पोजिशन देयर इज डिफरेंट लाउडनेस और डिफरेंट साउंड, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब सुनो एक चीज, यहां पर जो फेज डिफरेंस हमने लिया था बच्चों, जो हमने माना था वो kx2 - kx1 माना था, है ना। अभी हमने जो इक्वेशन मानी थी, चलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो। y जो मानी थी वो क्या थी? a sin ωt + kx थी। मैंने क्या बोला था? अज्यूमिंग दे आर कोहेरेंट सोर्सेज। इसका मतलब था, मैंने उनका ओमेगा सेम कर दिया था। चलो मान लो उनका ओमेगा मैं सेम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, हटाओ,
ओमेगा मैंने सेम किया ही नहीं इनका। मैंने क्या कर दिया, उनके ओमेगा को मैंने बोला ओमेगा वेरी कर रहा है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है उनकी सोर्सेज की। पहले क्या करके सॉल्व किया था बच्चों, मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, अब मैंने क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी मेरी अलग अलग है। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी f2 है, तो उसकी वजह से इसकी जो ओमेगा आ गया वो कितना आ जाएगा मेरा, ओमेगा 1 और इसका ओमेगा 2। तो उसके लिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए S1 सोर्स के लिए इस पॉइंट पे मान लो 2 पॉइंट मान लो, अब तो मान लो ये P और Q की बात करें, इस पे इक्वेशन बनेगी कोई y1 और इस पे y2। तो y1 क्या आएगी, a1 साइन, अब क्या आएगा ओमेगा 1 t प्लस k x1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो x1 है और ये क्या मान लो x2 है। वाइट वाली लाइन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, वाइट वाली लाइन की बात कर रहे हैं, और इस सोर्स की वजह से इक्वेशन आ रही है y1 और इसकी वजह से आ रही है y2, ठीक है, मान लो। अब y2 क्या आएगी, वो बोलेगा a2 साइन, और इसकी वजह से सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ओमेगा 2 हो जाएगी मेरी, प्लस k x2। अब सुनना, अब जो फेज डिफरेंस आएगा तो क्या मान लो, मान लेते हैं कि ये वाला फेज बड़ा है इससे, तो जो फेज आएगा बच्चों वो क्या आएगा मेरा, ओमेगा 2t प्लस के x2। इस पूरे में से माइनस करूंगा किसको, ओमेगा 1t प्लस के x1। हमने मान लिया है, अब ये सुनना, अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये पूरा फेज आएगा। हमने मान लिया ये वाला फेज बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, तो जो फेज डिफरेंस फाई आएगा वो क्या आएगा, दिस माइनस दिस। बिल्कुल सही है। चलो अब सुनना मेरी बात, ये जैसी मैंने लिखा तो यहाँ से फाई जो आएगा वो मैं ये लिख सकता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t प्लस के टाइम्स x2 माइनस x1। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, सही लिख रहा है, सही लिखा हुआ है। चलो यहीं से आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। ये है फेज डिफरेंस। अब इसका मतलब मुझे बताओ कोई, इसका मतलब हो गया सर अभी जो हमारा फेज था वो केवल और केवल x2 माइनस x1 पे डिपेंड कर रहा था, पाथ पर, लेकिन अब हमारा जो फेज है उसमें हमारा टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हमारा जो फेज है वो पाथ पर ही नहीं बल्कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। और अगर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है कॉस, अगर फाई टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो मतलब मेरा एम्पलीट्यूड भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब समझ आया, मैं बता देता हूं। इसका मतलब अगर मैं ये x1 और x2 पाथ डिफरेंस यहाँ का आ भी गया, मान लो आ भी गया, तो इस पॉइंट पर टाइम के साथ साथ भी फेज चेंज हो रहा है, फाई टाइम के साथ, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ। तो मतलब अगर मैं x2 माइनस x1 इस पॉइंट पर खड़ा भी हूं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा या कम टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद देखोगे यहाँ पे डार्क हो गया, कुछ टाइम बाद देखोगे यहाँ पर सॉरी कुछ टाइम पर यहाँ पर क्या देखोगे कि लाइट आ गई। अगर मैं लाइट सोर्स मान लूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट दिखेगी, है ना, और फिर एकदम से कुछ टाइम बाद एकदम कम, फिर ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, और ये इतनी फास्ट होगा कम ज्यादा कि आप स्टडी नहीं कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर साउंड सोर्स है तो उसके लिए भी फेज में क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा सेम नहीं होगा तो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो हमारे फाई टाइम पे डिपेंड करेगा, तो एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड करेगा। और अगर एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर गया दैट मींस x2 माइनस x1 इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाओगे तो टाइम के साथ साथ भी लाउडनेस वेरी करेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप फिजिक्स ही नहीं पढ़ पाओगे उसकी। इसी वजह से बच्चों हम जो लेते हैं वो होता है कोहेरेंट सोर्सेस। अब आपको शायद कोहेरेंट सोर्सेस की फीलिंग आ गई कि क्यों ली थी। ऐसे सोर्स जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ये चीज समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 बराबर, टाइम का टर्म जीरो, तो पूरा जो फाई है केवल पाथ पर डिपेंड करेगा। किस पे, पाथ पर, और पाथ पर डिपेंड करेगा तो एम्पलीट्यूड भी पाथ पर डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे लाउडनेस बहुत ज़्यादा है तो हमेशा के लिए लाउडनेस ज़्यादा रहेगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। तब हम फिजिक्स की स्टडी कर सकते हैं, और वी आर स्टडिंग, राइट।
यहाँ पर कुछ है कम है तो कम की कमी रहेगी, हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर पॉइंट पे ही कम ज़्यादा कुछ भी हो रही है, हम नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। आया समझ? यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल मज़ा आ रहा है? चलो, इतनी चीज़ जानने के बाद हमें सॉल्यूशन तो पता लग गया। अब हम दो टाइप की सोर्सेज पढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, क्या यहीं पर सारी चीज़ बता दूं या अलग अलग? चलो अलग अलग से बताते हैं। हम दो टाइप के इंटरफेरेंस देखते हैं जो कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड पर। चलो उससे पहले हम इंटेंसिटी देख लेते हैं। आज का लेक्चर अगर थोड़ा लेट हो जाए बच्चों, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट कराना है। अब सुनिए, मैंने आपको बोला था इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ज़रूरत पड़ेगी, आ गई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या थी? क्या हम पीछे जाके देखें एक बार? बिल्कुल देख लेते हैं क्या निकाला था, हमें याद थोड़ी रहता है सर। ठीक है, हमारी इंटेंसिटी कुछ ये आई थी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। इंटेंसिटी आई थी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। क्या हम इसको एक बार कंफर्म कर लें? आ जाओ। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये मेरी क्या आई थी बच्चों? इंटेंसिटी आई थी। हमने इसे कंफर्म कर लिया, ठीक है, ये मेरी इंटेंसिटी थी। किसकी थी? वेव की थी। चलो आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं ये कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, और अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो मेरा एफ भी कांस्टेंट। समझ आया? किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरफेरेंस के केस में कर रहा हूँ मैं। अगर इंटरफेरेंस वेव का हो रहा है तो उसमें 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही। अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज बोल रहा हूँ बच्चों तो मेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल सही है, पक्का सही, ठीक है चलो। और ये वेव की स्पीड है, ये तो कांस्टेंट है ही। कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज ओमेगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज के, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसी थी? मीडियम हमने सेम बोल रखा था, मीडियम सेम बोल रखा था बच्चों, इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट और एफ कांस्टेंट कोहेरेंट सोर्सेज। तो मतलब वेरी क्या कर रहा है हमारा? ए मेरा वेरिएबल है। तो क्या यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, इस सारी चीजों को उठा के ऐसे लिख दूं, आई इक्वल्स टू ए के स्क्वायर के ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? वेयर के इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। रो वी रो वी रो वी, रो क्या डेंसिटी है किसकी? मीडियम की। चलो समझ आया? पक्का पक्का लिख दूं? चलो, तो क्या यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं? अब हमें ए नेट क्या आया था बच्चों? ए नेट था मेरा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 क्या था? प्लस 2 a1 a2 cos फाई का अंडर रूट। ये मेरा आया था ए नेट। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? अगर a1 की बात करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं i1 इक्वल्स टू के a1 बिकॉज के इज सम कांस्टेंट, पहली चीज। एक और लिख सकता हूं, i2 लिख दो ऐसी सेम, a2 स्क्वायर। सेम मैं आई नेट भी लिख दूंगा बच्चों, समथिंग के इंटू ए नेट का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्या मैं इसको, मेरे को इंटेंसिटी निकालना है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ वेव, है ना? चलो, तो यहां पर मैं आई की जगह क्या, ए की जगह क्या लिख दूंगा? अब आई अपॉन के, तो यहां को क्या लिख दूंगा? आई नेट अपॉन, चलो एक काम करते हैं, इसका पहले स्क्वायर कर देते हैं एक बार, आपको चीजें और क्लियर दिखेंगी। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या दिख रहा है? ए नेट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बोलो इतना देखा? पक्का? चलो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? आई नेट अपॉन के। बोलो सही है? देख लो, ए नेट स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ? आई नेट अपॉन के। यहाँ पे i1 अपॉन के प्लस i2 अपॉन के प्लस 2 टाइम्स i1 अपॉन के का अंडर रूट आएगा, पक्का? ठीक है, अपॉन i2 अपॉन के और ये cos फाई। बोलो इतनी चीज क्लियर? पक्का। क्या आपको एक चीज दिख रही है बच्चों? काट दूं, ये के लिया, यहाँ से के कॉमन, रूट के हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास आई नेट जो बन के आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, i1 प्लस i2
प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाई रूट से बाहर है। बोलो समझ आया? ये मेरी आ गई इंटेंसिटी ऑफ वेव इन इंटरफेरेंस। अगर दो वेव का मिलन हो रहा है तो उसमें जो नेट इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है? I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई रूट में आ रहा है, और नेट मेरा एम्पलीट्यूड कितना आता है वो भी मैंने निकाल दिया। समझ आया? अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, क्या हम इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं? जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, या एक केस और पढ़ते हैं जब इंटेंसिटी मिनिमम हो या एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। और उन दोनों केसेस का नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही हो गया बच्चों क्या? ऐसी चीज कब? जब वहां पे आई हमारा नेट, आई नेट बोलूं या मैं ए नेट बोलूं, ये जब मैक्सिमम होंगे तब मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। मैक्सिमम कब होंगे? मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी अगर हम लाइट वेव की बात करेंगे, और अगर साउंड सोर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा साउंड आएगा। तो ये कब होगा? मैक्स, है ना। अब ये मैक्स किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? आपने एक चीज देखी, इन दोनों के टर्म में क्या आ रहा है? कॉस फाई। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये कब होगा? ये चीज कब होगी? व्हेन कॉस फाई विल बी मैक्सिमम। और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो मेरे को पता है -1। जब कॉस फाई मेरा +1 होती है बच्चों, -1 तो मिनिमम होती है। जब कॉस फाई मेरा 1 हो जाएगा तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और 1 कब होता है बच्चों? 1 कब होता है? कब होता है? कॉस फाई मैक्सिमम कब देता है? 1 पे देता है। और कॉस कब फाई क्या होगा जब 1 आता है? बताओ। फाई मेरा होना चाहिए या तो 0 रख दो तो 1 दे देगा, या क्या रख दो पूरी एक साइकिल रिपीट करने के बाद 2 पाई, या फिर 4 पाई, या फिर 6 पाई, ऐसे डैश चलता रहेगा। तो अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई। n की जगह 0 रख के देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 ठीक है। अगर 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे n को तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई। और ये फाई क्या है हमारा बच्चों? फेज डिफरेंस। ये चीज समझ आई? ठीक है। अब सुनना, ये तो फेज डिफरेंस है, क्या मैं पाथ डिफरेंस की भी यहां बात कर सकता हूं बच्चों? पाथ डिफरेंस क्या आया था? देखो फेज डिफरेंस जो आया था फाई, वो क्या होता था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या आएगा मेरा, जो कि क्या है मेरा पाथ डिफरेंस, क्या हो जाएगा? फाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई की तो हम बात ही करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख दूं मैं इसको लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है। तो यहाँ से मेरा डेल्टा एक्स क्या आएगा? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी डेल्टा एक्स आएगा मेरा 2 पाई, या लैम्डा अपॉन 2 पाई आएगा बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई अगर 0 है तो लैम्डा कितना आएगा? बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि अपन को इसी टाइप से लिखना पड़ेगा। देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, बोलो सही है। और ये फाई। अब मुझे एक चीज बताओ, जब फाई 0 है तो ये कितना आएगा? डेल्टा एक्स 0। ठीक है। फाई मेरा 2 पाई है तो कितना आएगा? लैम्डा। फाई मेरा 4 पाई है तो कितना आएगा? 2 लैम्डा। फिर शायद 3 लैम्डा होगा, क्योंकि 6 पाई हो जाएगा, 3 बचेगा, और ऐसी डैश चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या आ सकती है बच्चों? इसको क्या लिख सकता हूँ, बताएगा कोई? यस, 2n + 1, क्योंकि 1 नहीं n लैम्डा आ रहा है, सिंपल n लैम्डा आ रहा है। 2n क्यों आएगा? ऑड नंबर थोड़ी है, n लैम्डा। n की जगह 0 रखो, वेयर n इज यही सेम, n इक्वल्स टू 0 रखो,
0 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 रखो लैम्डा आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखो 2 लैम्डा आ जाएगा। ये चीज़ हमारी निकल के आ गई। बोलो ये चीज़ क्लियर है? इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी, और नहीं भी करोगे तो फील आ सकता है, नहीं भी करोगे फील आ सकता है। कैसे? किसी ने बोला पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा, रख दो जल्दी से 2 लैम्डा, 2 लैम्डा में से लैम्डा लैम्डा गया 4 पाई, फेज डिफरेंस कितना हो गया 4 पाई, कॉस 4 पाई, 4 पाई मतलब 1 आएगा, 1 आएगा तो मैक्सिमम बनेगा, तो ए मैक्स होगा और आई मैक्स होगा। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत आई? चलो ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। इसका जो दूसरा केस आता है बच्चों, वो आता है मेरा डिस्ट्रक्टिव। इनके नाम हैं ऐसे। इसका मतलब होता है कि जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम वैल्यू दो, सबसे कम कब हो सकता है, तो इसके लिए भी नॉर्मल सा देखो, आई नेट मेरा जो है या ए नेट जो है वो मिनिमम कब होगा, फील करके बताओ बच्चों, मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो। और cos फाई मिनिमम कब कितना देता है, मिनिमम वैल्यू cos फाई की कितनी, -1। और -1 कब देता है, -1 कब देता है, पाई पे देता है। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि मेरा फाई जो है या तो पाई हो जाए तो -1 दे देगा, या 3 पाई हो जाए, या 5 पाई हो जाए, या 7 पाई हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n+1। n की जगह 0 रखो पाई, n की जगह 2 रखो, सॉरी 1 रखो 3 पाई, 2 रखो 4 पाई 5 पाई, और 3 रखो 7 पाई। समझ आया? और सेम इसको मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा x लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई। सेम है, चलो 5 पाई रखोगे इसको तो क्या आएगा, λ/2। 5 की जगह 3 पाई रखो, 3 λ/2, सेम 5 λ/2, 7 λ/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो 2n+1 λ/2। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई? ये कैसे आया, क्लियर हुआ पक्का? चलो बढ़िया। तो यहां से आपको ये पता लग गया ए मैक्स और ए मिनिमम कैसे निकल के आता है। बोलो चीजें क्लियर है बिल्कुल, मस्त समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सिंपल वे में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, समझ आया? तो अभी तक हमने जो देख लिया उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा फील करा देते कि आज हमने क्या पढ़ लिया। हाल आपको लग रहा होगा ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन बच्चों ज़रूरी था, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं आज हमने। देखो पहले तो वेव की स्ट्रिंग में वेलोसिटी देखी, क्या आती थी, √T/μ, उस पर क्वेश्चन किए, समझ आ गया। चलो तो हमें वहाँ से पता लगा कि स्ट्रिंग का एक तरीका और है वो स्पीड निकालने का, वो भी हमने देख लिया। इतनी चीज़ जानने के बाद हमने क्या देखा, हम आए एनर्जी पे। हमने एनर्जी की बात करी तो हमने क्या बोला, इसकी एनर्जी SHM की तरह नहीं होती। इसकी एनर्जी, अगर SHM में काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम होती थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसमें उल्टा है। जब दोनों ही सेम होंगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब जब भी कभी मान लो मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, उसका भी जीता जाता है। एग्जांपल दिया बहुत अच्छा सा, जब स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन में स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। सिंपल। टोटल एनर्जी निकाली, वहां से पावर पे आए, पावर निकाली तो इंटेंसिटी पर आए, इंटेंसिटी जैसी निकल के आई, वहां से हम आ गए अपने इंटरफेरेंस ऑफ वेव पर। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब हमने क्या समझा बच्चों, दो वेव का मिलना। दो वेव जैसी मिली तो उसके बाद हमारा क्या आया, सुपरपोजिशन। उससे क्या होता है, हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पार्टिकल का। करेक्ट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, y net = a net sin ω_t + θ। a1 को हमने बेस माना, हमने बोला फेज डिफरेंस फाई, a2 a net निकाला, और उसका जो नेट आया a net वो a1 से कितना है, थीटा। चीजें क्लियर? चलो इसको करने के बाद हमने इंटेंसिटी देखी, वो क्या होती है, I = KA², वेयर K इज सम कांस्टेंट। करेक्ट, वहां से हमें इंटेंसिटी भी निकल के आ गई। तो a net क्या आता था, a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई का अंडर रूट, एंड I net क्या आता था, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। फिर हमने दो चीज और पढ़ी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जब I net और a net मैक्स हो, वो कब हो सकता है, जब cos फाई मैक्स हो। cos फाई मैक्स वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 कब देता है, 0। 1 कब देता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब 2n पाई।
n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख दो। और वहीं हमने फिर पाथ डिफरेंस की बात करी, ये क्या है मेरा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की जैसी बात करी तो वहां से हमें क्या पता लग गया बच्चों कि फाई जब 0 होगा तो मेरा 0 आएगा, जब 2 पाई होगा तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो मतलब n लैम्डा। करेक्ट। सेम हमने डिस्ट्रक्टिव की बात करी, जब मिनिमम होगा ए नेट। मिनिमम कब होता है? जब cos फाई -1 होगा। जब -1 होगा तो कब? पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई करके 2n + 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। सेम इसका पाथ डिफरेंस आया, वो क्या आया? ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? क्या हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों? कोई भी कैसी भी दिक्कत है तुरंत बता दो। कर सकते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन? चलो आप खुद से ट्राई करोगे, होमवर्क दूं या करा दूं? होमवर्क का टाइम नहीं है, कर लो अभी, कर लो, फिर क्लास को एंड कर देंगे। चलो हमसे क्या बोला है, देखो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। देखो उसने सेम फ्रीक्वेंसी बोल दिया, दो एम्पलीट्यूड हैं, दो वेव्स है, दो सोर्स से कोई वेव आ रही होंगी। जब बोला दो वेव्स हैं तो किसी सोर्स से आ रही होंगी, और उसने क्या बोल दिया? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है। कोहेरेंट सोर्स बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो। समझ आ गया? लाइन का क्लियरेंस हुआ? चलो तो वो क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स हैविंग टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो A1/A2, मान लो एक की एम्पलीट्यूड है A1 और एक का A2 है, तो उनका रेशियो क्या दिया है? 3/1। ठीक है, मैं मान लेता हूँ A1 जो है मेरा एम्पलीट्यूड वो है मेरा 3x, और A2 को मान लेता हूँ मैं x। तो कोई दिक्कत? इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/1। कोई ठीक है, कोई दिक्कत है? मैंने मान लिया कुछ ना कुछ 3x होगा और ये कुछ x होगा, x मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया A2 मेरा एम्पलीट्यूड x है, तो A1 कितना हो जाएगा मेरा? 3x। चलो इतना तो समझ आता है ना? ठीक, अब वो पूछ कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। वो आपसे पूछ रहा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर दूं आगे, पक्का? चलो देखो वो आपसे पूछ रहा है आई मैक्स, एक बार और देख लो क्वेश्चन में, आई मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो आई क्या होता है? KA²। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? K सम कांस्टेंट A मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन K A मिनिमम का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? पक्का सही है? चलो क्या यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ K से K? ठीक है, अब सुनना A क्या होता है? अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो A नेट क्या होता था पहले ये बताओ। A नेट मेरा होता था A1, ये अंडर रूट डाल दूँ, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई। बोलो कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? नहीं है? चलो अब सुनना, यहाँ पर अगर मुझे A की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम कब आएगा? जब cos फाई 1 हो जाएगा। cos फाई 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, दैट इज समथिंग A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो क्या बचेगा मेरा? A1 प्लस A2। ठीक है, और मिनिमम चाहिए तो ये -1 हो जाएगा, तो ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी चीज में कोई दिक्कत? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दैट इज A1 माइनस A2। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का? क्या ऐसे A मैक्स और A मिनिमम को लिख सकता हूँ? उसमें क्या बोल रहा है? A मैक्स का स्क्वायर, दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होल अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा? A1 प्लस A2। A1 क्या माना था मैंने? 3x। A2 क्या है मेरा? x का होल स्क्वायर होल अपॉन A1 क्या है? 3x माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? यहाँ से मेरा निकल के आ गया है ये क्या मेरा आ जाएगा? देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4x अपॉन 2x, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x² अपॉन 4x²। तो यहाँ से मेरा जो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आ रहा है वो क्या आ जाएगा? ये x² से x² गया, 4 टाइम्स जाएगा, 4:1। बोलो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? कैसे क्या कैलकुलेशन किया और आंसर आया? पक्का समझ में आई सारी चीज़ें? तो आज का पूरा लेक्चर क्लियर है?
ये क्लियर है तो ये मान लो बच्चों आगे का लेक्चर बिल्कुल ईजी हो जाएंगे अब आपके लिए, जो भी आने वाला है सब समझ आएगा, एकदम नंबर 1 तरीके से समझ आएगा, जो इंटरफेरेंसेस समझ आ गए तो सब आ जाएगा। पक्का क्लियर? तो मिले अगली क्लास में, ठीक है। तो जब तक के लिए आपका काम है कि इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स अपने आप से लगाइए। करेक्ट? चलो तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिखिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।